वन वेलकम टू माई लाइब्रेरी एंड थक हार के आई हैव डन वन थिंग क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो मैंने अपने नोट्स उठाए हैं। इन्हीं नोट्स से मैंने BRC क्वालिफाई किया है, तो आप इन नोट्स से तो आराम से निकाल सकते हो पेपर। आप बस एक चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना कि आई हैव रिटन अ लॉट इन दीज नोट्स। मैं बीच बीच में ना इसी में रिवाइज करती थी एक तरीके से, लाइक इसी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली कहीं से तो आई हैव एडेड ऑन इट। तो ये बेसिक प्लस मॉडिफाइड नोट्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है, वैसे ये पोस्ट बेसिक नोट्स मॉडिफिकेशन मिल जाएगी आपको, राइट। मैंने कुछ ना कहीं लिखा होगा, सो पार्डन मी फॉर दैट। लेट्स स्टार्ट। कल मैंने आपको बता दिया बेसिक की प्रोटीन्स आर मेडअप ऑफ व्हाट, मेडअप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड में मैंने आपको क्या पढ़ाया, व्हाट आर अमाइनो एसिड्स एंड व्हाट इज अल्फा कार्बन। मैंने अल्फा कार्बन समझाया आपको, फिर बीटा, गामा, एप्सिलॉन, डेल्टा, ये सारे पोजीशंस के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो समझाया। अब हम पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन, और कोशिश करेंगे कि प्रोटीन वाली वीडियोस जो है वो ख़त्म कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले कि अमीनो एसिड्स मोर देन 300 अमीनो एसिड्स आर डिस्कवर्ड, इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने लिए 20+2 याद रखने हैं कि ये 20 जो है ये पहले ही आ गए थे अमीनो एसिड्स आपके पास, और 2 जो है स्टॉप कोडॉन्स जो बनाते हैं सेलेनोसिस्टीन एंड पिरोलिसिन, वो बाद में आए, या पिरोलाइसिन जो भी आप बोलते हो, ठीक है। तो टाइप्स में आते हैं, तो अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड हो सकता है। अल्फा अमीनो एसिड कब, जब उसके कार्बन एटम पे सेम कार्बन एटम हैज़ NH2 एंड COH ग्रुप अटैच्ड ऑन इट। बीटा कब बोलेंगे उसको, जब उसका एडजेसेंट कार्बन, जैसे ये अल्फा कार्बन हो गया, एंड द कार्बन एडजेसेंट टू इट हैज़ NH2 ग्रुप अटैच्ड ऑन इट, यानी कि बेस्ड ऑन NH2 ग्रुप आप बताते हो क्या कि वो बीटा कार्बन है या गामा कार्बन है या डेल्टा कार्बन है, तो NH2 ग्रुप को यहाँ पे प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है। वन ऑफ द अमीनो एसिड जो कि बीटा के फॉर्म में आपको दिख जाएगा, दैट इज एलेनिन। अब आता है कि जो कार्बन्स की पोजीशंस है वो मैंने अपनी कॉपी में भी लिखी हुई हैं। तो कार्बन की पोजीशंस के अकॉर्डिंग दिस इज C अल्फा, दिस इज COOH NH2, तो ये हो गया सेम कार्बन ऑन विच कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज वेल एज NH2 ग्रुप इज अटैच्ड, तो ये हो गया अल्फा कार्बन। एडजेसेंट टू इट इसका नेबर विल बी कॉल्ड एज बीटा कार्बन, नेबर टू दिस विल बी कॉल्ड एज गामा कार्बन, एंड दिस इज कॉल्ड एज एप्सिलॉन कार्बन। सो ये यहाँ पे NH3 प्लस ग्रुप अमीन प्रेजेंट है, ओके। तो इसको ये किसका स्ट्रक्चर है, लाइसीन का, ओके। अब हमें कार्बन पता चल गए कि कौन कौन से कार्बन होते हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो अमाइनो एसिड्स है उनकी सिंथेसिस के टाइम कैसे वो बन रहे हैं, उस बेसिस पे उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो आई थिंक आपको विजिबल होगा, हाँ। तो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स जो कि राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेटेड, मतलब आपको पता है कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो आपके सेल में क्या करते हैं, सिंथेसाइज करने का काम करते हैं, किसको, प्रोटीन को। तो इस सिंथेसिस में अगर राइबोसोम इन्वॉल्व है तो उनको बोलेंगे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। अगर फॉर एग्जांपल ये आपके राइबोसोम्स है, अगर ये इन्वॉल्व हैं तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड, क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। लेकिन अगर वो इस राइबोसोम ने तो बना दिया, फॉर एग्जांपल ए प्रोटीन हैज बीन मेड, नाउ इस ए के फेट हैं, ए कैन बी यूज्ड एज सच यूज हो जाएगी, और ए कैन बिकम ए प्राइम, ए कैन लुक लाइक ए विद अ टेल, सो दिस इज मॉडिफाइड ए, एंड नाउ दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज नॉन स्टैंडर्ड। वाई? बिकॉज उसका सिंथेसिस के बाद इट्स बिन मॉडिफाइड एंड इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज नॉन स्टैंडर्ड। या फिर नॉन स्टैंडर्ड की क्रिटिकल डिफिनेशन इज जिनके पास अपना कोडॉन स्पेसिफिक नहीं होता, स्पेसिफिक कोडॉन उनके लिए प्रेजेंट नहीं है, ओके। अब कोडॉन क्या है, कोडॉन है ट्रिपलेट, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स, 3 ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स को मिला के बना हुआ, फॉर एग्जाम्पल AUG, 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ ऐसा एक ट्राई न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर जो कि आपके अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, तो इसको कोडॉन बोलते हैं। हर एक अमाइनो एसिड को ये स्पेसिफाई किया गया है। तो नॉन स्टैंडर्ड के केस में ये कोडॉन इनके पास नहीं होता। सीधा पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड आर राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेटेड, दे हैव देयर ओन कोडॉन। मोस्टली जो स्टैंडर्ड होते हैं वो L फॉर्म्स होते हैं। तो L फॉर्म्स आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता है, अगर नहीं पता है तो अभी मैं आपको पीछे L फॉर्म भी बताती हूँ। तो अब जब ये L फॉर्म्स की बात होगी है तो दे कैन बी विद कायरल कार्बन एटम या फिर विदाउट कायरल कार्बन एटम। कायरल सेंटर मतलब होता है जो आपका कार्बन है उस पर कार्बन की वैलेंसी होती है 4, एंड इफ यू हैव ऑल द
4 सब्सटीट्यूएंट्स, 4 वैलेंसी है तो 4 ग्रुप्स मस्ट बी अटैच टू इट, एंड अगर ये चारों ग्रुप्स डिफरेंट है देन इट विल बी कॉल्ड एज कायरल सेंटर. बट अगर कोई दो ग्रुप्स आर सेम, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑल्सो एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, देन इट बिकम्स व्हाट, ए कायरल. ठीक है, तो ये हो गया कायरल और ए कायरल. तो स्टैंडर्ड में ही दे आर राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेटेड, दे हैव देयर ओन कोडॉन, दे आर मोस्टली फाउंड इन एल फॉर्म. इफ दे आर प्रेजेंट विद कायरल कार्बन एटम तो वो एक उसमें आ जाएंगे, ग्रुप में आ जाएंगे. विदाउट कायरल कार्बन एक और ग्रुप में आ जाएंगे. तो ऑल एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ये सारे जो है वो कायरल कार्बन कंटेनिंग होते हैं. ग्लाइसिन क्यों नहीं होता कायरल कार्बन कंटेनिंग? क्योंकि कल मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था अमीनो एसिड का खुद से ड्रॉ करने के लिए. तो दिस इज COOH, दिस इज NH2, दिस इज H. ये पूरा कांस्टेंट है, ये कभी वेरी नहीं करेगा. दिस इज कांस्टेंट, वेरी करेगा क्या? R ग्रुप. तो ग्लाइसिन के केस में R ग्रुप होता है H. तो मैंने बोला था अगर दो सब्सटीट्यूएंट सेम हो जाएंगे तो वो ए कायरल हो जाएगा. तो ग्लाइसिन को छोड़ के सारे जो है वो कायरल अमीनो एसिड्स हैं. ग्लाइसिन ए कायरल इसलिए है बिकॉज इट हैज़ 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स अटैच्ड ऑन इट्स सब्सटीट्यूएंट पोजीशन. ठीक है, तो जो कायरल कार्बन्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है कि अगर कोई प्लेन पोलराइज लाइट किसी सॉल्यूशन से पास हो रही है तो अगर उसकी प्लेन को ये रोटेट कर देता है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल. ठीक है, ग्लाइसिन क्योंकि एक कायरल है, उसके पास दो सब्सटीट्यूएंट सिमिलर हैं, तो वो जो रोटेशन है उसे नहीं कर पाता है, या फिर रोटेशन आप बोलो कि कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपको फाइनली कोई रोटेशन नहीं मिलता. तो ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. पहले तो दो कायरल सेंटर्स, दो पोजीशंस पे उसकी सिमिलर एटम है तो वो रोटेट ही नहीं कर पाता, इसीलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. एक्सेप्ट ग्लाइसिन सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं, यानी कि विद कायरल कार्बन वाले ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, विदाउट कायरल कार्बन वाले ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, जिसमें कि आपका ग्लाइसिन आता है. एक जगह मैंने ये मैं बताती हूँ इसकी स्टोरी की क्यों लिखा है. तो नॉन स्टैंडर्ड बात करते हैं तो दे आर नॉट राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेटेड, मतलब दे डोंट हैव देयर ओन कोडॉन. जैसे यहाँ आपका उनका अपना कोडॉन था, यहाँ कोडॉन नहीं होता है. दे आर फॉर्म्ड बाय वाया व्हाट, केमिकल मॉडिफिकेशंस. ठीक है, तो कोई भी ग्रुप अटैच हो जाएगा या फिर कोडॉन की जगह जब वो बन रहा होगा थोड़ी मॉडिफिकेशंस हो जाएंगी, तो इस केस में उन्हें नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स बोला जाता है. इन केस अगर आपको कभी प्रोटीन केमिस्ट्री में काम करने का मन करा और आपसे बोला जाए कि वाई डू यू वांट टू कम इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन केमिस्ट्री, तो आप ये आंसर वहाँ पे बोल सकते हो. वैसे वो आंसर आपका अपना होना चाहिए. तो व्हाट मेक्स protein chemistry an interesting field is the fact that proteins containing very similar amino acids can assume very different 3D form and vice versa. मतलब बहुत ज़्यादा ही सिमिलर अमाइनो एसिड्स वाले प्रोटीन बहुत डिफरेंट दिख सकते हैं, और बहुत डिफरेंट दिखने वाले जो प्रोटीन्स हैं वो सिमिलर अमाइनो एसिड्स कैरिंग हो सकते हैं. ठीक है, अब मैंने आपको कायरल कार्बन समझा दिया. अब कायरल कार्बन कंटेनिंग जो अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव. ऑप्टिकली एक्टिव होना मतलब बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब आंख से एसोसिएटेड है, आई से एसोसिएटेड दैट सब्सटेंसेज जिनको हम देख पाएँ, क्योंकि वो लाइट के प्लेन को पोलराइजली जो रोटेशन देते हैं उसके बाद आपका जो डिटेक्टर होता है ना उस पर डिटेक्ट हो सकता है. तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी टर्म तो वहाँ से आया था. ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होना मतलब वो ऑप्टिकल रोटेशन शो करेंगे. अब इसको मैं अभी बताती हूँ आपको. ऑप्टिकल रोटेशन में वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकते हैं या लीवो रोटेटरी. डेक्स्ट्रो लैटिन वर्ड है, डेक्स्ट्रस मतलब होता है राइट हैंड. अगर आप राइट हैंडेड हो तो आप डेक्स्ट्रल हो. ठीक है, तो डेक्स्ट्रो मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज या फिर राइट हैंड डायरेक्शन में. उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम प्लस सिंबल से. कल मैंने आपको बोला था कि इट्स नॉट एडवाइजेबल कि आप D और L फॉर्म बोलो, इसकी जगह आप प्लस और माइनस बोल सकते हो, क्योंकि उसका जो तो ये प्लस और माइनस फॉर्म बोलना एडवाइजेबल इसलिए रहता है क्योंकि कुछ वैल्यूज़ आती है. फॉर एग्जांपल +33.3 वैल्यू आ सकती है, -66.6 वैल्यू आ सकती है. तो हमें ये नहीं बोला जाता कि आप D और L फॉर्म बोलो, लेकिन प्लस और माइनस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. तो क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी अगर वो उस लाइट के प्लेन को जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल ऐसा, अगर आप नीचे से देख रहे हो तो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, या फिर अगर आप प्लेन ऊपर रखा हुआ है तो आप का जो है वो क्लॉक के ऑपोजिट, जैसी आपकी क्लॉक चलती है ना, क्लॉक में कैसे बजता है 12 इधर 6 इधर ऐसे बजती है टाइमिंग्स. तो आपको क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग देखना है कि क्लॉक में सबसे पहले क्या बजता है, 1 2 3 4 5
6। अगर हम मान लो 12 से शुरू कर रहे हैं तो 12 के बाद 1 2, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज हो गया, ये इसके ऑपोजिट हो रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉक को ही देखा जाता है हमेशा, उसके बेसिस पे बताया जाता है। अच्छा, तो मैंने आपको स्पेसिफिक रोटेशन इसके साथ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? जब आप ऑप्टिकल रोटेशन नाप रहे होते हो उसमें से कुछ वैल्यू को स्टैंडर्डाइज कर दो तो आप उसको स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हो। स्टैंडर्डाइज करना मतलब अब वो फिक्स्ड है, अब आप उन वैल्यूज को ऑल्टर नहीं करोगे तो उसे बोलेंगे स्पेसिफिक रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्यूबिट में जो कंसंट्रेशन ले रहे थे उसे स्टैंडर्डाइज कर दिया कि उतना ही लोगे। आपने जो टेम्परेचर था उसे स्टैंडर्डाइज कर लिया कि इतने ही टेम्परेचर पे लेना है आपने एब्जॉर्बेंस, ठीक है। तो तब आप उसको क्या बोलोगे? स्पेसिफिक रोटेशन। जब फैक्टर स्पेसिफिक हो जाते हैं तो रोटेशन भी स्पेसिफिक हो जाता है। अब आते हैं हम ऑप्टिकल रोटेशन के एक फॉर्मूले पे जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए, तो यूजुअली कंसंट्रेशन निकालने को आता है क्वेश्चन। ऑप्टिकल रोटेशन के लिए आप अल्फा देते हो, उसके बाद नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखते हो लैम्डा और सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हो टी। सबस्क्रिप्ट मतलब जो नीचे लिखा है, सुपरस्क्रिप्ट इज व्हाट इज रिटन अबव। ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस अपॉन लेंथ इनटू कंसंट्रेशन, ठीक है। अब आपको इसमें कंसंट्रेशन निकालने को दे सकते हैं या लेंथ और कंसंट्रेशन दे सकते हैं, एब्जॉर्बेंस निकालने को दे सकते हैं। एब्जॉर्बेंस का इन्वर्स जो है वो ट्रांसमिटेंस होता है, तो ट्रांसमिटेंस निकालने को दे सकते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका पहला फॉर्मूला है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब ऑप्टिकल रोटेशन है, ऑप्टिकल रोटेशन तो इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? पोलैरिमीटर, ठीक है। ऑप्टिकल रोटेशन हम उससे मेजर करते हैं। अब कौन से फैक्टर्स है जिसके आपके ऑप्टिकल रोटेशन पे फर्क पड़ेगा, इसका मैं अभी आपको समझाती हूँ इसेंस। तो बेसिकली कंसंट्रेशन अमाइनो एसिड का कितना लिया है आपने, करते क्या हो, अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो आपके पास बहुत छोटी क्यूवेट होती है। तो इतना बड़ा सा ट्यूब है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ये ग्लू भरा हुआ है, राइट। तो आप मेरे सिर्फ हाथ के एंड तक देखो कि आपके पास इतनी बड़ी एक क्यूवेट है। इस क्यूवेट में आप एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन लेते हो अमाइनो एसिड का, एक इंस्ट्रूमेंट होता है वहाँ पे, उसमें जाके आप उस क्यूबिट को प्लेस करते हो, उसके बाद एब्जॉर्बेंस लेते हो। लेकिन उसके लिए आपको स्टैंडर्डाइज भी करना, मतलब एक रेफरेंस भी लेना पड़ता है। तो आप क्या करते हो, इतने ही में पहले एक ब्लैंक सेट करते हो जिसकी कि जो एब्जॉर्बेंस आए वो इंटरफेयर ना करे। थोड़ा सा हाई लेवल हो रहा है तो मैं उसको समझाऊंगी, जब आपको शक्ल दिखा के समझाऊंगी कि उसका क्या मतलब है। तो कंसंट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड से फर्क पड़ता है। टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे ले रहे हो आप, वो टेम्परेचर से फर्क पड़ता है। वेवलेंथ से और पाथ लेंथ से। पाथ लेंथ का मतलब अगर ये आपकी क्यूवेट है तो क्यूवेट की जो चौड़ाई है, जो थिकनेस है, उसमें कितना सब्सटेंस आ सकता है अमाइनो एसिड, यही उसका पाथ लेंथ है। क्योंकि लाइट जब जाएगी आपके सैंपल से तो ये लाइट पाथ ट्रैवल्स करेगी आपके सैंपल के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? पाथ लेंथ। तो क्या क्या फैक्टर हो गए? कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, पाथ लेंथ, ये सारे फैक्टर्स हो गए। सारे फैक्टर्स जो है वह आपको हेल्प करते हैं जब आप ऑप्टिकल रोटेशन निकाल रहे होते हो। तो बेसिकली आपको इनका ध्यान भी रखना पड़ता है, ये इंटरफेयर करते हैं। अब मैं इसका एक रीज़न बताती हूँ कि वेवलेंथ का क्या एसेंस है यहाँ पे। एज टू वेवलेंथ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा कि मोनोक्रोमैटर की यूज़ करते हैं। मोनोक्रोमैटर यूज़ किया जाता है क्योंकि सिंगल वेवलेंथ रहेगी तो वो इंटरफेयर नहीं करेगी, बट अगर मल्टीपल वेवलेंथ रहेंगी तो वो इंटरफेयर करेंगी, बिकॉज वेवलेंथ इज वन ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट्स योर ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। इसीलिए हम मोनोक्रोमैटर का यूज़ करते हैं। अब कुछ सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चंस के लिए ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। बीआरसी का भी ये तरीका है, आप याद रखना। आप बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सारे क्वेश्चंस लॉजिकल ही आएंगे, कुछ क्वेश्चंस खतरनाक मेमोरी बेस्ड आएंगे जिसके लिए आपको याद होना चाहिए। तो टायरोसिन में फिनोलिक ग्रुप मिलता है आपको, आर्जिनिन में ग्वानिडीनो ग्रुप मिलता है, इसकी कहीं लिस्टिंग होगी तो आप बना लें। हिस्टीडीन में इमिडाजोल ग्रुप मिलता है, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हैं TPRGHI से भी, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद कौन से टेस्ट किसके लिए होते हैं, कौन से अमाइनो एसिड के लिए? देखिए, अगर आप टेस्ट करते हो, बहुत पहला जो रिसर्च में टेस्ट होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप बेसिक एक रिएजेंट डाल के पता कर लो कि इसमें कोई अमाइनो एसिड है या नहीं है। उसके बाद आप किसी एक्सपेंसिव टेक्निक पे जाओ, फॉर एग्जाम्पल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। फॉर एग्जाम्पल आप उस अमीनो एसिड का पुल डाउन करो या फिर उस अमीनो एसिड को या प्रोटीन को किसी फॉर्म में बाहर निकालने की कोशिश करो, क्रोमेटोग्राफी करो। वो करने से पहले आप सबसे चीपेस्ट मेथड पे जाएंगे कि कोई रिएजेंट या कोई केमिकल आप डालें और आपको पता चल जाए विजुअल मार्कर से। विजुअल मार्कर मतलब आंख से दिखने वाली चीजें
कि वो उसमें कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। तो हॉपकिंस टेस्ट जो है वो ट्रिप्टोफैन के लिए होता है, शॉर्ट फॉर्म HT एब्रीविएशन याद रख सकते हैं आप। पॉली जो है वो हिस्टीडीन के लिए होता है, PH से याद रख सकते हैं। नाइट्रोप्रोसाइड जो है वो सिस्टीन के लिए होता है, इसे आप किससे याद रख सकते हैं, NC से। तो यहाँ पे रटने वाली इंफॉर्मेशन प्लस थोड़ी बहुत लॉजिकल इंफॉर्मेशन एंड हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके प्रोटीन के कॉन्फ़िगरेशन पे। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन टर्म से आप क्या समझते हो? सबसे पहले तो जैसे आपके फोन में होता है, फोन में क्या होता है कि कोई एक कॉन्फ़िगरेशन आता है और वो अपडेट होता रहता है टाइम टू टाइम, राइट? डिफरेंट फोन्स डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, या फिर आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो बेसिकली वो सेटिंग या फिर उनकी बनावट को हम कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। तो प्रोटीन की जो कॉन्फ़िगरेशंस है उनको दो सिस्टम से बताया जाता है, DL एंड RS सिस्टम। ठीक है, DL सिस्टम किसके डिपेंडेंट आई थी? विद रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड। एक्चुअली जो फिशर थे, एमिल फिशर ने फिशर प्रोजेक्शंस दिए हैं स्ट्रक्चर्स में। आप देखते होंगे एक वेज शेप बॉन्ड आता है, तो वो फिशर प्रोजेक्शन थे। तो उन्होंने केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री में काम किया था। तो बेसिकली वो ग्लिसरैल्डिहाइड का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर रहे थे। उन्हें ग्रुप्स पता थे, उन्हें ये नहीं पता था कौन सा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ अटैच्ड है। तो जब ये पता चल गया कि एक तरफ ये तीन चीजें CHO ग्रुप H और CH2OH ये आपका कांस्टेंट रहता है, और ये जो OH है इसकी पोजीशन वेरी करती है। तो OH राइट हैंड साइड पे होगा तो उसको D फॉर्म बोलेंगे, OH लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो उसे L फॉर्म बोलेंगे। अब इसको हमने बेस लिया, इसको स्टैंडर्ड माना, इसी के बेसिस पे हमने क्या बोला कि अब OH की जगह हम देखेंगे NH3 ग्रुप को। अगर NH2 ग्रुप को, उस ग्रुप को अगर राइट साइड में प्लेस किया गया तो उसे D बोलेंगे, लेफ्ट साइड में किया गया तो उसे L बोलेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू योर NH2 ग्रुप, NH3 प्लस हो जाएगा, NH2 ग्रुप आपका D फॉर्म होगा अगर ये NH3 प्लस या NH2 ग्रुप जो है वो राइट साइड में होगा, और अगर ये लेफ्ट साइड में होगा तो इसे L फॉर्म बोलेंगे। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था जब मैं आपको रोटेशन समझा रही थी कि मोस्टली आपको स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो है वो L फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो सारे एक्सेप्ट ग्लाइसिन ये स्ट्रक्चर्स एक्वायर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लाइसिन में यहाँ पे H ग्रुप प्रेजेंट है, राइट? तो ग्लाइसिन की ऑप्टिकल एक्टिविटी आप नहीं देख सकते, बाकी आपने D और L फॉर्म में अमाइनो एसिड्स को देख सकते हैं। आपको नेचर में मैक्सिमम L फॉर्म मिलेगा। क्यों? क्योंकि अच्छा, इसका रीज़न बहुत ही रैंडम है। रीज़न ये है कि नेचर में ना आपकी जो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी होती है कि रिएक्शंस कैटेलाइज कैसे हो रही हैं, तो एंजाइम की प्रेफरेंस के बेसिस पे मोस्टली जो है एंजाइम प्रेफर करते हैं कि हम L अमाइनो एसिड्स को अपने में इनकॉर्पोरेट करें। तो DL सिस्टम खत्म होते ही हम आते हैं RS सिस्टम पे। RS सिस्टम अगेन रेक्टर सिनिस्टर ही है इनका मतलब। R मतलब राइट हैंडेड, S मतलब लेफ्ट हैंडेड। अब इसमें भी आप देख रहे हो रोटेशन की किस तरफ कर रहा है वो, जैसे आपको मैंने प्लस और माइनस फॉर्म्स में बताया था। तो अगर वो राइट हैंडेड या क्लॉकवाइज कर रहा है तो वो R फॉर्म हो जाएगा। इसके ऑपोजिट अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो वो S फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक वीडियो दिखाती हूँ मैं। तो DL सिस्टम आपके लिए बहुत इजी होता है समझना, बिकॉज आप बेसिकली सुपर इम्पोज करके देखते हो कि ग्लिसरैल्डिहाइड में अगर OH जो है वो राइट साइड पे है और हमारे अमाइनो एसिड में जो NH2 है वो राइट साइड पे है तो वो D फॉर्म हो गया। और अगर ये दोनों ऑपोजिट है, OH जो है वो लेफ्ट साइड में ग्लिसरैल्डिहाइड में है और हमारा NH2 जो है वो अमाइनो एसिड में लेफ्ट साइड में है तो L फॉर्म हो गया। लेकिन RS फॉर्म थोड़ा सा टिपिकल आया था क्योंकि RS फॉर्म DL के बाद मॉडिफिकेशन फॉर्म में आया था, रिसेंट ज़्यादा है। तो अगर हम RS समझना चाहें तो आप इससे समझ सकते हो। कोशिश करती हूँ समझाने की। फॉर एग्जांपल ये आपका कार्बन मॉलिक्यूल है, बीच में कार्बन एटम है, सॉरी कार्बन एटम है और उसके 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे 1 2 3 4। ठीक है, अभी आप ऐसे फॉलो करो, फिर मैं दिखाऊंगी कि कैसे देखना है। ये कार्बन एटम से एक सब्स्टिट्यूएंट ये, एक ये, एक ये, एक ये। आप इनके साइजेस में वेरिएशन देख पा रहे हो। तो सबसे बड़ा जो है ये लीफ है, यानी कि सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूएंट ये है, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा। ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं कि ये फर्स्ट एटम है जो कार्बन से अटैच्ड है। फर्स्ट एटम बोले तो अगर COOH अटैच है तो C, अगर NH2 अटैच है तो N, अगर H अटैच्ड है तो सिर्फ H, अगर R ग्रुप एल्काइल साइड चेन अटैच है तो उसका फर्स्ट कार्बन विच कुड बी योर C। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एटॉमिक नंबर देखते हैं इनका, और एटॉमिक नंबर के ही अकॉर्डिंग इनको
पोजीशंस प्रोवाइड करते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताने के लिए कर ही दिया है ऑलरेडी छोटा, तो आपकी जो पोजीशंस है वो मिलेंगी प्रेफरेंस किस हिसाब से कि ये सबसे छोटा है, ये इससे बड़ा, फिर ये इससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर पे रखते हैं, कभी भी आप ये मत सोचना कि इसको एटॉमिक वेट पे प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इस केस में आपके पास जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला है, तो जो आपकी रोटेशन है वो इसके तरफ जानी चाहिए, यानी कि सबसे छोटे से सबसे बड़े के रोटेशन को आप फॉलो करोगे, ठीक है। तो ये सबसे छोटा है, सबसे छोटे के बाद ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, तो अब ये तो बीच में आ रहा है, तो पहले आप इसका इसके टुवर्ड्स रोटेशन देखोगे कि ये इस तरफ जा रहा है, राइट, और फिर ये इस तरफ जा रहा है, तो ये ऐसे ही वापस आएगा इसके तरफ, फिर ये इसकी तरफ ऐसे ही जाएगा, यानी कि ये पूरा रोटेशन अगर आप ऐसे देखोगे, अब आप ऊपर से नीचे की तरफ रोटेशन देखोगे तो रोटेशन ऐसे हो रहा है, जैसे वर्टेक्स बनती है तो रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। तो अगर वो क्लॉकवाइज रोटेशन शो कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम, आर फॉर्म बोलेंगे। अगर इसी के जस्ट ऑपोजिट होता कि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होता, कि नीचे की तरफ डब्ल्यू की तरफ जब जा रहा है तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो गया है, तो वो एस फॉर्म होता है, उन्हें सिनिस्टर फॉर्म बोलते हैं। तो बेसिकली आपको प्लेन ऊपर से देखने होते हैं उनके स्ट्रक्चर, जब भी आप कॉन्फ़िगरेशंस देख रहे हो तो आर एस फॉर्म जो है वो बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर आते हैं, एटॉमिक मास नहीं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है इसमें, ठीक है। ये ज़्यादा रिसेंट सिस्टम है किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड का। आपको आर एस सिस्टम समझ आ गया होगा, ज़्यादा रिसेंट है बट बहुत ज़्यादा फॉलोड नहीं है, फॉलो ज़्यादा डीएल सिस्टम ही होता है। तो वही जो मैंने आपको बताया कि कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट्स को आप नंबर दे दोगे, एटॉमिक नंबर से रेफरेंस करोगे इसको, इसका एटॉमिक नंबर एज ए रेफरेंस यूज़ करोगे। और अगर फर्स्ट कार्बन या फर्स्ट एटम जो है वो सब में सेम है, एक सेकेंड जस्ट बच्चों, हाँ, अगर फर्स्ट एटम जो है वो आपके में सब में सेम है तो आपको क्या करना है, दूसरे वाले को देखना है, उसी एटम के दूसरे को आप देखोगे कि वो क्या लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सब में सारे पेन्स, दुनिया के खराब पेन्स मुझे लग रहा है, मैं बटोरती हूँ, एक सेकेंड, अगर आप लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल ये सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे NH2 कर देती हूँ, हालांकि ये COH कर देती हूँ। अब ये सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट तो सेम है, इसमें अगर O है बाद में और इसमें H है पहले, तो पहले एटॉमिक नंबर किसका है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाद में आता है। तो पहला आप नंबर इसको दोगे अगर इन दोनों को सिर्फ देख रहे हो आप, मतलब आप समझ रहे हो। तो आपको सेकेंड वाले एटम को देखना है, जो एटम आपका अटैच्ड है उसके रेफरेंस में। हालांकि आरएस सिस्टम से नहीं पूछा जाएगा बट स्टिल अगर आपको कभी बोर्ड पे समझाना हुआ तो आपको आना चाहिए, ओके। तो रेफरेंस होता है इसका एटॉमिक नंबर। उसके बाद मैंने बताया क्लॉकवाइज डायरेक्शन कब होगा, आप लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाओगे। अगर वो आप अबव द प्लेन, आपको इधर से देखना, आप पेंसिल के एंड से देखो, अगर आप ऊपर से देखोगे, आप लोगों के लिए एंड फॉर एग्जांपल ये जगह है, ठीक है, अगर आप एंड से देखोगे तो किस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, आर फॉर्म। ऐसे ही अगर आप एंड से देखोगे तो रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो आप अबव द प्लेन से देखोगे तो वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के बेस पे आर और एस फॉर्म में डिफरेंशिएट हो जाएंगे। अब आगे आते हैं, ये आपके एग्जाम के रिटन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। हाँ, पहले ये जान लें आप कि सारे अमीनो एसिड्स जो है वो एस फॉर्म में मिलते हैं। जैसे आपको नेचुरली अकरिंग सारे एल अमीनो एसिड मिलते हैं, मैंने लिखा हुआ है एल अमीनो एसिड, एस अमीनो एसिड सिमिलर, लेकिन एक्सेप्ट सिस्टीन, सिस्टीन जो है वो आर फॉर्म में मिलता है, ये एस फॉर्म नहीं प्रेफर करता, तो सिस्टीन आर फॉर्म में मिलता है। और सारे अमीनो एसिड्स जो एल हैं वही एस हैं, तो यूजुअली वो एस फॉर्म में मिल रहे हैं, यूजुअली वो एल फॉर्म में मिल रहे हैं, यानी कि अगर वो एल हैं तो वो एस हैं। आपको होता क्या है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको चीज़ें याद हो जानी चाहिए कि जो एल है वही एस है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड ऑन पोलैरिटी ऑफ आर। आर का मैंने कल ही यूटिलिटी बता दिया कि बेसिकली होता क्या है, जो चार ग्रुप्स हैं उनमें से 3 कांस्टेंट है, सिर्फ आर वेरी करता है, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज एलोकेटेड हैं आपके अमीनो एसिड्स को एंड देयरफॉर आपकी प्रोटीन को। तो किस में डिवाइड होता है, इसका डिवीजन सिर्फ इतना सा है कि ये जो आपकी आर साइड चेन है उसकी बेसिस पे ये पूरा इसका डिवीजन है। तो आर ग्रुप pH 7 पे देख रहे हैं हम, आर इज साइड चेन, पोलर हो सकते हैं या नॉन पोलर हो सकते हैं। अगर पोलर है यानी कि उनमें चार्ज डेवलप हो रहा है, pH 7 की बात हो रही है, तो वो अगर पोलर है तो वो अनचार्ज फॉर्म में भी रह सकते हैं और चार्ज फॉर्म में भी रह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि pH 7 पे उनका इन्वायरमेंट क्या है, ओके। अगर वो पोलर हैं
pH 7 पे पोलर हैं और वो अनचार्ज में आ रहे हैं, तो उनके लिए मैंने आपके लिए शॉर्ट फॉर्म बनाया है क्या, CSTTGA। CSTTGA सिर्फ इतना याद रखना है, इसके फुल फॉर्म क्या क्या है। C से हो गया सिस्टीन, S से हो गया सीरीन, T से हो गया थ्रियोनिन, दूसरे T से हो गया टायरोसिन, G से हो गया ग्लाइसिन और G से हो गया ग्लूटामिन और A से हो गया एस्पैराजीन। ये G और A ग्लूटामिन एस्पैराजीन ये अमीन यानी कि अमाइड कंटेनिंग ग्रुप्स है। ये है टायरोसिन और थ्रियोनिन, ये है सिस्टीन और सीरीन। तो CSTTGA चार्ज में आते हैं तो बेसिक हो सकते हैं, एसिडिक हो सकते हैं। कल मैंने बता दिया है एसिडिक कब बोलेंगे, जब उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज जब आएगा तब उसे बेसिक बोलेंगे। तो बेसिक आते हैं HRK यानी कि ऋतिक रोशन, ठीक है। नहीं तो हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन जो है वो आपके बेसिक होते हैं और ग्लूटामेट एस्पार्टेट जो है वो एसिडिक होते हैं। अब इसमें के की एक स्टोरी है। क्या करते थे कि जब ये सिंगल लेटर कोड की आई थिंक आप लोग को पता होगा कि जैसे बोलने में समझ में आ रहा है, बोलने में समझ आना मतलब होता है फिनेटिक्स बोलते हैं इसको, जो साउंड सुनाई देते हैं। तो आप आर्जिनिन बोलोगे तो आपको ए का साउंड नहीं आएगा, आर का साउंड आएगा, तो इसको आर का सिंगल लेटर कोड इम्पार्ट किया गया। हिस्टिडीन में एच का साउंड आता था शुरुआत में, तो उसको एच बोला गया। एक्चुअली के का ये हुआ था कि लाइसिन के लिए कुछ बचा ही नहीं था, तो लाइसिन को के दे दिया गया, क्योंकि इसके आसपास का जो अमाइनो एसिड था वो एम था, नहीं वो एन था। तो एन के आसपास जो अमाइनो एसिड दिया वो लाइसिन को दिया। लाइसिन के लिए कोई स्पेसिफिक चीज फॉलो नहीं की, क्योंकि के नहीं आता बोलते वक्त। तो फिनेटिक्स के बेसिस पे ही इनको सिंगल लेटर कोड दिए थे। एसिडिक में आता है एस्पार्टेट। स्पार्टेट जब आप बोलते हो तो डी की साउंड आती है कहीं बीच में, ठीक है, और ई बोलते हैं ग्लूटामेट को, इल्यूटामेट की तरह बोल के देखना आप कभी। तो ये आपको लेनेंजर में मिल जाएगा, बहुत अच्छा टेक्स्ट है इसका। तो ये डी और ई इस बेसिस पे आए थे। उसके बाद आते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक, कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा, कभी भी डेवलप नहीं होगा। तो उसमें आते हैं गावली PTMP। गावली PTMP से मैंने याद किया था, आप किसी से भी याद कर सकते हो कि इनकी साइड चेन जो है वो नॉन पोलर है। ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन हो गया, वेलिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, प्रोलीन हो गया, फिर आपका मेथियोनिन हो गया और फिनाइलएलेनिन हो गया, और ये क्या टी हो गया, ट्रिप्टोफैन। याद रखिएगा यहाँ पे का टी जो है वो ट्रिप्टोफैन है, और जो मैंने अनचार्ज में बनाया था वो थ्रियोनिन और टायरोसिन था। तो थ्रियोनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। थ्रियोनिन, टायरोसिन अनचार्ज है लेकिन पोलर है, ट्रिप्टोफैन जो है वो नॉन पोलर है, ठीक है। इसके साथ ही ये क्लासिफिकेशन बेसिक है जो आपको याद होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आता है चार्ज निकालने को साइड चेन से रिलेटेड, तो मेरे हिसाब से आप क्या करो, आई डोंट नो आप क्या करते हो, मैं मेरी रफ शीट में पूरा ये चार्ट ड्रॉ कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे ये बॉदर नहीं करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे थी, अब मुझे बस उसके आगे की चीज़ यूटिलाइज करनी है। तो ये आप जितना पढ़ोगे उतना आपको जल्दी याद होगा। उसके बाद आता है कि कौन सी अमाइनो एसिड में कितने आयनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं। तो हिस्टिडीन वन ऑफ दी अमाइनो एसिड है जिसके पास 3 आयनाइजेबल ग्रुप है, प्लस जब आप इसको पढ़ते हो इसका स्ट्रक्चर, तो इसमें आपको डेल्टा रिंग्स भी मिलेंगी, इसमें आपको 2 डेल्टा की रिंग्स भी मिलेंगी, ठीक है। तो 3 आयनाइजेबल ग्रुप्स और 2 डेल्टा करके इसके नोमेनक्लेचर में नाम जाते हैं। अब सबसे ज्यादा अमाइनो एसिड, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में सबसे ज्यादा वेट किसका है, ट्रिप्टोफैन का सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है। तो ये क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको बोलती हूँ कि आप भी लिखो, तो वो मैंने लिखी है। अब चार्ज ऑन एन अमाइनो एसिड ये कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, आप बताना आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो अपन करेंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब जो अमाइनो एसिड है स्टार्ट करते हैं इनकी टाइट्रेशन वाले जो टॉपिक है उससे करते हैं कि हम जो है वो चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली ये जो टाइट्रेशन कर्व है आप ये पता करने के लिए यूज़ करते हो कि कितने स्पीशीज, आयनाइजेबल स्पीशीज प्रेजेंट हैं आपके अमाइनो एसिड में। टाइट्रेशन वैसे ही होता है जैसे आप लोग केमिस्ट्री में करते थे, यू हैव अ ब्यूरेट, ब्यूरेट में आप बेस लेते हो और जो आपके पास अमाइनो एसिड है उसमें उस बेस से पहले एसिडिक ग्रुप को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हो। जब वो न्यूट्रलाइज हो जाता है तो टाइट्रेंट से क्या करते हो, बेसिकली न्यूट्रलाइज करते हो पहले COOH को। COOH में जब H+ आयन डिप्लीट होना स्टार्ट करते हैं, मतलब जैसे ही pH पहले सोल्यूशन का होता है, अगर 1 से आप स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत सारे हाइड्रोजन आयन्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट, तो आपके जो COH ग्रुप है और जो NH2 ग्रुप है वो क्या करता है कि NH2 एक्सेप्ट करना स्टार्ट करता है प्रोटॉन को। एंड जैसे जैसे फर्दर आप pH इंक्रीज करते हो, pH इंक्रीज करोगे तो जो आपका बेस है वो जो मीडियम के H+ आयन है
उनको न्यूट्रलाइज करेगा और धीरे धीरे क्या होगा, H+ आयंस कम होते रहेंगे जैसे जैसे pH बढ़ता जाएगा। तो जब pH बढ़ेगा, H+ आयन कम होंगे, तो आपका पहले NH2 क्या करेगा कि वो जो उसने H लेके रखा था उसको वापस से डोनेट करेगा सिस्टम को। उसके बाद फाइनली आपका COOH भी सिस्टम को अपना H दे देगा, जिसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा। तो इससे ये आपको पता चल जाएगा जितना आप बेस यूटिलाइज करोगे इसको टाइट्रेट करने में, जैसे आपने पोटेशियम पर मैग्नेट का पढ़ा होगा, जितना बेस न्यूट्रलाइज करते जाओगे या यूज़ करते जाओगे बेस का, आपको ऑलरेडी NaOH अगर आप ले रहे हो ब्योरेट में तो आपको उसका कंसंट्रेशन पता होता है। तो उससे आप ये पता कर सकते हो कितनी आयनाइज्ड हुई स्पीशीज, मतलब कि कितना कंसंट्रेशन आपके प्रोटीन का प्रेजेंट था, या फिर कितने पॉजिटिव चार्ज या कितने नेगेटिव चार्ज वाले ग्रुप्स प्रेजेंट थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जितना pH आपका रेज होता जाएगा सिस्टम का। अब बात करते हैं आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये देखना है कि कितने आयनाइजेबल ग्रुप हैं। अगर 2 ही आयनाइजेबल ग्रुप हैं तो ऐसे सिर्फ 15 अमाइनो एसिड्स हैं। उन 15 अमाइनो एसिड का जो टाइट्रेशन कर्व है वो सिंपल टाइट्रेशन कर्व आता है, यानी कि उसमें सिर्फ 2 वैल्यूज मिलेंगी आपको। एक मिलेगी नॉर्मल जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उसकी वजह से, और एक मिलेगी आपको साइड चेन वाले फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, तो सिंपल टाइट्रेशन कर्व आएगा। ये जो पॉइंट होता है ज्विटर आयनिक पॉइंट, यहाँ पे आपका नेट चार्ज 0 होता है। अगर बात करें हम ऐसे टाइट्रेशन कर्व की जिसमें कि 3 आयनाइजेबल ग्रुप हैं, यानी कि जो मैंने बोला कि 2 ग्रुप्स जो है ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से आता है अपना टाइट्रेशन का वैल्यू, एक इसकी वजह से आएगा और एक साइड चेन के फंक्शनल ग्रुप की वजह से आएगा। तो इसके टाइट्रेशन कर्व जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है एज कम्पेयर टू सिंपल टाइट्रेशन कर्व। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल +2+ है और एक माइनस है, 2 - 1 कितना होता है 1, तो इस पे नेट चार्ज कितना आया +1। तो आप टाइट्रेशन कर्व से उसका चार्ज भी पता कर सकते हो। चार्ज पता करने का मतलब यू गेट टू नो कि कितने पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है या कितनी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आपकी प्रोटीन में प्रेजेंट है। तो इस पे ये कितना हो गया, इसके पास आयनाइजेबल ग्रुप्स हैं 3 टोटल, और ये हो गया क्या, बेसिक ग्रुप्स। अच्छा सॉरी, 3 टोटल इसके आयनाइजेबल ग्रुप्स नहीं है, ये है हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। ये जो 3 बिहेव करते हैं एज अ बेसिक अमाइनो एसिड जिन पे नेट चार्ज +1 इस स्टेज पे है, डिपेंडिंग अपॉन कितना pH है उसका चार्ज वेरी करता है। तो ये हो गया बेसिक के लिए। अब एसिडिक की बात अगर करें तो एसिडिक में सिमिलरली COO नेगेटिव यानी कि -2 + 1 यानी कि -1 -2 + 1। चार्ज हमेशा किसका आता है, जो स्पीशीज बड़ी होती है, यानी कि 2 बड़ा होता है 1 से, इसीलिए ये 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा और जो साइन है वो माइनस का आएगा। अब ये तो सिंपल मैथमेटिक्स हो गया। माइनस मतलब है इस पे एसिडिक चार्ज है, यानी कि ये एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं। ये कौन से होते हैं, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। ठीक है, अब मैं आपको नॉर्मल pH पे बता देती हूँ कि 2 आयनाइजेबल ग्रुप का अगर हम केस लेते हैं तो एक न्यूट्रल pH के पास में 6.5 लिखा हुआ है, 6.5 या 7 के पास में हम बात कर रहे हैं, तो इसका PI अप्रोच हो रहा है। PI यानी कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जहाँ पे कि आपके जो अमाइनो एसिड है उस पर बिल्कुल चार्ज नहीं होगा। अगर हमारा जो मोटिव है दैट इज बेसिकली टू गेट टू नो कि कितना चार्ज स्पीशीज है, तो हम वहां से देख रहे हैं जहाँ पे इस पे 0 चार्ज प्रेजेंट है। तो अब अगर इस ज्विटर आयनिक फॉर्म से हम देखें तो ये तो एक्सेप्ट और डोनेट दोनों कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, नेट चार्ज 0 है और दोनों स्पीशीज किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि ये एसिड है तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ये बेस के फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, सॉरी ये एसिड है तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। मतलब ये जो है ये इक्विलिब्रियम में होता है इस स्ट्रक्चर के, तो COOH ये डोनेट कर सकता है और ये एक्सेप्ट कर सकता है। ये आपस में ही गेन और लॉस का खेल चलता रहता है। तो ये क्या कर सकता है, दोनों कर सकता है, डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इससे pH जो है वो नीचे की तरफ जाएंगे, यानी कि PI से कम pH पे, प्लीज़ पीछे की आवाज़ थोड़ा सा इग्नोर करना अगर आ रहा है साउंड तो। ठीक है, तो अब जब हम अगर pH लोअर pH पे चलेंगे तो क्या होगा, H+ आयन सिस्टम में बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि pH कम है, यानी कि सिस्टम एसिडिक हो रहा है और H+ आयन ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा, अगर वो बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये स्पीशीज प्रोटोनेट होएगी, मतलब NH3+ तो था ही, COO भी H ले लेगा क्योंकि सिस्टम में बहुत ज़्यादा H+ है, तो देखो COOH बन गया। अब ऐसे ही आप ये मत देखो जो मैंने लिखा हुआ है, आप सिर्फ मेरी बात सुनो। फिर COO नेगेटिव इधर फॉर्म में था, अगर इस तरफ आप जाओगे तो H+ आयन कम हो रहे हैं, अब जिसके पास है वो भी दे देगा, तो क्या होगा, क्योंकि इन्हें बेसिकली बफर की तरह एक्ट करने का बड़ा शौक होता है, तो इसीलिए आप हिस्टिडीन की बात करते हैं कि अच्छा ऐसा अमाइनो एसिड जो बहुत अच्छे बफर का काम करता है दैट इज हिस्टिडीन। ग्लाइसिन बहुत अच्छा बफर नहीं होता है, हिस्टिडीन करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होने देता मीडियम में। तो ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो अमाइनो एसिड का काम होता है कि वो रेजिस्ट करे pH चेंज को। तो यहाँ पे pH चेंज हो रहा है और सिस्टम में H+ आयन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो NH3 अपना H+ दे देगा, जब तक
दे पाएगा देगा, जब नहीं दे पाएगा मतलब जब इसके भी H+ आयंस खत्म हो जाएंगे तो इधर आपकी अमाइनो एसिड पे नेट चार्ज नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, एनायनिक या फिर एसिडिक स्पीशीज हो जाएगी। ठीक है, यही आप इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी, इसके एसटीएस पेज में भी यही एक्सप्लॉइट करते हो। बहुत सिंपल फिनोमेना है। अब अगर इसकी लैंग्वेज में देखें तो सिस्टम का पीएच बढ़ेगा, तो जैसे ही बढ़ता है सिस्टम का पीएच वैसे ही H+ आयन बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या था, H इसके पास भी है, H3+ इसके पास भी है, तो सबसे पहले कौन डोनेट करेगा, ये स्पीशीज, क्योंकि ये एसिड की तरह बिहेव करती है। तो विद रिस्पेक्ट टू H+ डोनेटिंग पावर नेट चार्ज यहाँ पे इसके पास +1 है। क्यों, क्योंकि पीआई से कम पे उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। ये बेसिक हो जाएगी यहाँ पे और ये कैटायनिक होगी। ओके, और यहाँ पे हमने इसका pK1 लिखा हुआ है। इस वैल्यू को हम क्या बोल रहे हैं, pK1। pK1 क्या है, जो लो पीएच पे इसका ऐसा पीएच जिसपे कि ये चार्ज दिख रही है। और अगर हाई पीएच की बात करें जिसपे ये चार्ज दिख रही है, जहाँ पे इस पे नेगेटिव, ओवरऑल 2 ग्रुप्स की वजह से आपको बेसिकली मिल रहा है सब कुछ, यानी कि जो पीएच चेंज है या फिर जो आयनिक स्पीशीज है उसे 2 ग्रुप्स की वजह से है। तो यहाँ पे उन्हीं दोनों को कंसीडर किया जाएगा जब पीआई कैलकुलेट करेंगे, एवरेज करेंगे pK1 का और pK2 का, क्योंकि इसकी वजह से आ रहा है और इसकी वजह से आ रहा है, राइट। तो पीआई विल बी pK1 + pK2/2। क्वेश्चन आना ही है इससे, या 3 आयनाइजेबल ग्रुप से आना ही है, वो क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आता है 3 आयनाइजेबल ग्रुप वाला क्वेश्चन। तो वहाँ पे ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, हिस्टिडीन, लाइसिन कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि साइड चेन में ग्रुप्स यहाँ पे भी मिलते हैं। तो अगर ग्लूटामेट, एस्पार्टेट को लेके चलें तो 1 से ज़्यादा ग्रुप्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे साइड चेन भी इंटरफेयर करेगी, इसलिए साइड चेन का भी आप लेके चलोगे क्या, पीएच चेंज, या फिर पीएच, किस पीएच पे कितना चार्ज चेंज हो रहा है। तो जो एसिडिक ग्रुप्स होते हैं, आपको पता है कि एसिडिक ग्रुप्स, एसिडिक अमीनो एसिड्स, बेसिकली अगर वो पीआई से कम पे पॉजिटिव चार्ज रख रहा है तो आपको दोनों pK1 + pKr, अगर एक एसिडिक है तो उसको दोनों कंसीडर करना है। कौन से वाले, साइड चेन की वजह से हमेशा 7 से कम पे आएगा, pK1 पे भी 7 से कम पे आएगा, राइट। तो इसका पीआई pK1 + pKr/2 होगा। <7 रहता है हमेशा, एसिडिक के लिए क्या रहता है, <7 रहता है। तो पीआई = pK1 + pKr। अब अगर सिमिलर चीज़ आप बेसिक अमाइनो एसिड्स की वजह से देखोगे, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको मिलता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेसिस वैसे भी OH लेते हैं ना, तो उनके पास OH प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, तो ये भी बेस की तरह बिहेव करता है। तो लाइसिन, आर्जिनिन, टायरोसिन, इनके केस में हमेशा आप कौन सा कंसीडर करोगे, क्योंकि ये pK1 इसकी वजह से नहीं आ रहा, तो आप pK2 और pKr को कंसीडर करोगे। ठीक है, उसके ऑपोजिट स्पीशीज, मतलब कहाँ पे बेस के इंटरफेरेंस की वजह से एसिड अपना इफेक्ट स्टार्ट कर देता है दिखाना। क्यों, क्योंकि एक एसिडिक ग्रुप ये यहाँ पे यूटिलाइज कर लेता है कि ठीक है नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, दूसरी जगह दूसरा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो जो बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो उसके ऑपोजिट में पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं। ठीक है, तो आप जब इनको टाइट्रेट करोगे तो आप एसिड से टाइट्रेट करोगे, जब आप बेसिक एसिडिक को टाइट्रेट करते तो आप एसिड से करते। तो यहाँ पे आपको सिर्फ pK2 और pKr ही लेना है। तो आप pK2 और pKr का एवरेज अगर ले लेते हो, /2 कर देते हो, तो पीआई आएगा, और हमेशा <7 लोगे। ये बेसिक ट्रिक्स हैं। अगर इसके पीछे का आपको कॉन्सेप्ट जानना है तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सिंपल सा, कि अगर एसिडिक है उसमें 2 COH ग्रुप है, तो सबसे पहले आपका अल्फा कार्बन मतलब जिसपे NH3 और COOH ग्रुप दोनों अटैच्ड है, वो वाला कार्बन जो है अपना डीप्रोटोनेशन कर देगा, H+ आयन रिलीज हो जाएगा। तो फर्स्ट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। फर्स्ट नेगेटिव चार्ज डेवलप होने के बाद दूसरा कोशिश करेगा, जैसे ही आप बेस और ज्यादा डालते जा रहे हो सिस्टम में, तो बेस आ रहा है, तो बेस न्यूट्रलाइज कर रहा है एसिड को। तो अब एसिड, अगर सिस्टम के H+ आयन जब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो क्या करेंगे, जितने भी आपके अमाइनो एसिड्स हैं वो अपना दूसरा H+ आयन रिलीज कर देंगे ताकि चेंज ना आए पीएच में। तो अब दूसरा R ग्रुप वाला COOH जो है अपना H डोनेट कर देगा। ठीक है, तो दूसरा चार्ज डेवलप होगा इस जगह पे। इस जगह पे कैसा डेवलप हो गया, दूसरा चार्ज डेवलप हो गया, जिसकी वजह से -2 + 1 -1 का चार्ज, पहला चार्ज आपको यहाँ पे दिख गया है। उसके बाद आता है, आपने फर्दर रेस किया तो क्या हुआ, H+ को तो वो न्यूट्रलाइज कर ही चुका था। जब वो उसने H+ को न्यूट्रलाइज कर दिया और आपके ये दोनों जो है वो डीप्रोटोनेट हो गए, अब कहाँ से लाएं H+ और ज्यादा, तो ये NH3+ भी अपना H+ डोनेट कर देता है। फाइनली जो है आपके सिस्टम में pH बढ़ते बढ़ते आयनिक चार्ज कितना हो जाता है, -2 हो जाता है। ठीक है, इनका पीआई निकालने के लिए आप कौन सा कंसीडर करोगे, जहां पे आपके एसिडिक ग्रुप्स ने हेल्प की थी पीएच को चेंज ना हो इसमें। तो पहले COOH की वजह से pK1 आता है, दूसरे COOH की वजह से pK2 आता है। अगर आप pK1, pK2 या फिर pK1 और pKr का एवरेज लेते हो तो यही सिस्टम का पीआई दे देगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करेंगे बेसिक वाले के लिए, तो बेसिक वाले में क्या होता है,
बेसिक में 2 NH3 ग्रुप्स प्रेजेंट है, यानी कि 2 NH3 पॉजिटिव ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो आपका COOH देगा, क्योंकि वो एसिडिक है, उसका नेचर ही एसिडिक है। तो आप बेस डालते जा रहे हो सिस्टम में, अगर आप सिस्टम में बेसिक कोई चीज़ डाल रहे हो तो वो क्या करेगा फर्दर कि वो चेंज ना हो आपका पीएच, तो ये H+ रिलीज करेगा, बेस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यानी कि बेस दे रहा है OH- और आपका प्रोटीन दे रहा है, अमाइनो एसिड दे रहा है H+, तो ये बन गया H2O। ठीक है, तो आपकी हमेशा क्वांटिटी जो है, आपने किया होगा यार टाइट्रेशन, तो अमाइनो एसिड का नहीं किया होगा पर बचपन में किया होगा, यहाँ क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, ब्योरेट से आप डालते रहते हो चीज़ें। ठीक है, टाइट्रेंट बोलते हैं इसको, यहाँ से आप डालते रहोगे और यहाँ पे स्पीशीज बढ़ती जाएंगी, जिसकी वजह से इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। एक टाइम पे हम पोटेशियम पर मैग्नेट वाला कलर देखते हैं, है ना, पिंक कलर नहीं आया। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे COOH की वजह से आया, आपको नहीं कंसीडर करना है। अब आपको अमीनो ग्रुप की वजह से कंसीडर करोगे, क्यों? क्योंकि फर्दर जैसे ही आप रेस करोगे, अब कुछ है ही नहीं प्रोटॉन डोनेट करने के लिए, तो पहला जो है वो डोनेट करेगा। पहला कौन सा डोनेट करेगा? अल्फा कार्बन वाला, यहाँ भी अल्फा कार्बन ही फर्स्ट डोनेट करेगा, तो वो डोनेट कर देगा, तो ये बन गया NH2। ठीक है, उसके बाद जब ये दूसरा डोनेट करेगा तो ये बन गया वापस से NH2, एक सेकेंड, वापस से दूसरा भी NH2 बन गया, और यहाँ पे इन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ डेवलप हो गया। ठीक है, तो इस केस में आप दोनों NH3 की वजह से जो आता है उसको लेते हो, यानी कि पहला आप लेते हो जो ये pK2 है वो, और दूसरा pKr, ये दोनों की वजह से जो pH है उन दोनों का एवरेज जब आप करते हो तो इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपको मिल जाता है। अब आप ये सिंपल सा ये याद रखना कि जब भी आप PI से नीचे की तरफ जाते हो, यानी कि PI से कम pH पे जाते हो, तो पॉजिटिव चार्ज, ये इंक्रीज का सिंबल है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है। जैसे और पास जाते जाओगे, किसी का आपको PI दे देंगे 4.7, उससे और थोड़ा नीचे pH की तरफ डालते रहेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ता जाएगा। अगर किसी के PI से ऊपर की तरफ जाते हो, यानी कि pH बढ़ता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। इसका रीजन आपको पता है, यहाँ पे COOH ग्रुप फाइनली अपना H+ दे देता है, तो ये नेगेटिव चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे NH3+ डेवलप होने लगता है, इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल। ये बेसिक रूल है, ये याद रहेगा, बहुत सारी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। अब आता है सीधे, अगर फैक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको अमाइनो एसिड से, तो आप क्या करोगे? ग्लाइसिन जो है वो सिंपलेस्ट भी है, स्मॉलेस्ट भी है, और इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास भी होता है कितना? 75 डाल्टन। ओके, आइसोल्यूसिन, इसमें हाँ, इसमें कायरल सेंटर बिल्कुल भी नहीं है, और जो आइसोल्यूसिन है उसमें 2 कायरल सेंटर है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, CSR में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता था, हो सकता है पूछ लिया जाए। मोस्ट नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स आइसोल्यूसिन कहाँ मिलेगा? इनसाइड अ प्रोटीन विच इज वाटर सॉल्युबल। क्यों? क्योंकि वो वाटर से हाइड्रोफोबिसिटी दूर जाना चाहेगी, तो सबसे ज्यादा नॉन पोलर दूर भागते हैं हमेशा वाटर से। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है, उन्हें डर है वाटर का, तो वो अंदर सिचुएटेड होंगे। तो आइसोल्यूसिन आपको मोस्टली सबसे अंदर मिलेगा। आर्जिनिन सबसे ज्यादा पोलर अमाइनो एसिड, सबसे ज्यादा बेसिक अमाइनो एसिड, सबसे ज्यादा PI वाला अमाइनो एसिड। ओके, तो आपको पता ही है, वैसे भी अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा तो उसका PI ज्यादा ही होना है। एस्पार्टेट की बात करें, नेगेटिव चार्ज डेवलप कर रहा है तो उसका PI कम ही होना है। तो मोस्ट एसिडिक लोएस्ट PI एस्पार्टेट, हाईएस्ट PI आर्जिनिन। ट्रिप्टोफैन जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है और जिसका प्रोपोर्शन बहुत कम है प्रोटीन में, क्योंकि प्रोटीन भी कभी नहीं चाहेगी कि बल्कि ग्रुप्स को अपने साथ लगाए अगर उन्हें नेटिव कॉन्फर्मेशन में रहना है, यानी कि फंक्शनल कॉन्फर्मेशन में रहना है। ल्यूसिन की बात करें तो मोस्ट अबंडेंट इन प्रोटीन, सबसे ज्यादा पाया जाएगा। एस्पैराजीन पहला अमीनो एसिड जो डिस्कवर हुआ था, कहानी सिंपल सी है, एस्पैरेगस होता है, एस्पैरेगस को खाते हैं, एस्पैरेगस से निकाला था, इसीलिए एस्पैराजीन नाम रख दिया। अब बात करते हैं साइड चेन्स की, कौन से अमीनो एसिड में कौन सी साइड चेन है। ये आ सकता है मैच द फॉलोइंग में। तो आर्जिनिन में होता है ग्वानिडीनियम ग्रुप, हिस्टिडीन में डाजोल ग्रुप। हाँ, AG लिखा है मैंने, तो AG बोलते हैं, ATGC का AG होता है, तो AG आर्जिनिन ग्वानिडीनियम ग्रुप होता है। हिस्टिडीन HI, हिस्टिडीन में मिडाजोल ग्रुप होता है। लाइसिन में ये ब्यूटाइल ग्रुप होता है, क्योंकि आप क्या लेते हो, मेथ इथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन यानी कि ब्यूट, तो ये ब्यूटाइल अमोनियम साइड चेन प्रेजेंट होती है। लाइसिन का स्ट्रक्चर कल मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है। फिर आता है सीरीन थ्रियोनिन, जिसपे कि OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। फिर अगेन लाइसिन की बात करें, सल्फाइड्रिल ग्रुप, सिस्टीन की बात करें, सल्फाइड्रिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा है क्विज में। टायरोसिन फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ग्लूटामीन एस्पैराजीन अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ग्लूटामेट एस्पार्टेट कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये याद रखिएगा कि ग्लूटामेट एस्पार्टेट से ग्लूटामीन एस्पैराजीन कभी भी बनाया जा सकता है, राइट, क्योंकि COH की जगह C डबल बॉन्ड O NH करना है बस, तो ये एमाइड इससे बन सकता है। उसके बाद प्रोलीन में सेकेंडरी अमीन ग्रुप होता है, जिसे कि इमीन ग्रुप बोलते हैं। पिरोलिडीन रिंग प्रेजेंट होती है प्रोलीन में। सेकेंडरी अमीन या फिर इमीनो एसिड बोलते हैं इसको। ओके, अमीनो नहीं, इमीनो एसिड। सबसे ज्यादा अबंडेंट की बात करें तो अबंडेंस में ल्यूसिन मिल जाएगा आपको प्रोटीन में, सीरीन मिल जाएगा, लाइसिन मिल जाएगा, एस्पार्टेट मिल जाएगा। LKSD, एक LSD होता है ना, लाइसर्जिक एसिड बोलते हैं, डाइथेलेमाइन, मतलब ये बहुत ज्यादा
एडिक्टिव ड्रग होता है LSD, तो KLSD करके भी याद कर सकते हो या LSKD करके भी याद कर सकते हो। मोस्ट अबंडेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं, मोस्ट रेयर ट्रिप्टोफैन एंड मेथियोनिन। ट्रिप्टोफैन का रीजन मैंने बता दिया, बहुत बल्कि होता है इसलिए नहीं यूज करना चाहती सेल इसको, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ मेरे नोट्स में जितना कुछ है, अगर आप सच में पढ़ लेते हो ना, एग्जाम तो निकल ही जाएगा यार। सिस्टीन इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू सीरीन, क्योंकि मैंने क्वेश्चन से भी लिख रखी हैं इसमें चीजें। सिस्टीन स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है सीरीन के, सीरीन में OH ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन सिस्टीन में क्या प्रेजेंट है उसकी जगह सल्फाइड्रिल ग्रुप। इसी सल्फाइड्रिल ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, थायोल ग्रुप, SH। इसीलिए तो आप बोलते हो कि उसमें सल्फर प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप में, SH। द डिस्टिंक्टिव केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू, कल ही बता दिया था मैंने, साइड चेन की वजह से, क्योंकि बाकी COOH, NH2 और H ये कांस्टेंट है उसमें, तो R चेन जितना वेरी करेगी उतनी ही ज्यादा आपके अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी, ठीक है। अभी तक की इन्फॉर्मेशन कहाँ तक लिमिटेड थी कि हमारे पास 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, लेकिन सिलानोसिस्टीन और पिरोलाइसिन जैसे ही डिस्कवर हुए, ये पूरी जो है वो जो आइडिया था वो इलोप हो गया कि भाई ओके हम 20 तक ही रुके हैं। पहले हम समझते थे कि हम 20 तक ही रुक गए। तो सिलेनोसिस्टीन 21st अमाइनो एसिड जो कि डिस्कवर हुआ था, सिलेनियम कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, सिलेनियम से ही आता है। सिलेनोसिस्टीन डेरिवेटिव है सीरीन का, लेकिन किससे, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, सिलेनियम प्रेजेंट है। 21st अमाइनो एसिड है। PK मीन्स प्रोकैरियोट, EK मीन्स यूकैरियोट, तो दोनों में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। प्रिकर्सर इसका सीरीन होता है, तो सिस्टीन से कभी भी सिस्टीन मत लगाइएगा, बहुत कॉमन कंफ्यूजन है, ना रखिएगा। तो प्रिकर्सर है सीरीन, कोडॉन है स्टॉप कोडॉन। ये अनयूजुअल इसीलिए है क्योंकि ये ऐसा था कि 64 में से 61 ढूंढ लिए गए भाई, 3 जो है वो स्टॉप कोडॉन है जो कुछ नहीं कोड करेंगे, लेकिन जो एक स्टॉप कोडॉन है UGA, ये कोड करता है किसको, सिलेनोसिस्टीन को। तो ये बेसिकली सेल ना अपनी एनर्जी मिनिमाइज करता है या फिर एनर्जी रिस्टोर या फिर एनर्जी बचाने का एक कॉन्सेप्ट है कि वो उसी को स्टॉप कोडॉन की तरह यूज कर रहा है, उसी से जब उसको चाहिए सिलेनोसिस्टीन वो बना सकता है उसको, राइट। तो सीरीन का एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन होता है कुछ एंजाइम्स की हेल्प से। जो एंजाइम क्या है, ये एंजाइम भी पूछे गए हैं, ठीक है। जब BRC बहुत टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछ लेता है, ठीक। और फॉर्मेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम या ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज, ऐसे कुछ एंजाइम्स में आपको सेलेनोसिस्टीन मिल जाएगा, राइट। सीरीन का एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन होता है जिससे कि ये सेलेनोसिस्टीन बन जाता है। ये दो अलग चीजें हैं कि सेलेनोसिस्टीन कंटेनिंग जो आपके एंजाइम्स हैं वो कौन कौन से, फॉर्मेट डिहाइड्रोजिनेज और GPX बोलते हैं इसको, ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज, ये दोनों हैं, ओके। अब आती है क्वेश्चन से मैंने क्या इन्फॉर्मेशन लिखी है। इसका अपना एक खुद का tRNA होता है। ये जब आप बहुत ज़्यादा इलेबोरेशन में पढ़ते हो, मैं उसकी टेक्निकल डिटेल्स नहीं बता रही आपको, तो इसका अपना एक tRNA होता है, सर tRNA सेक लोडेड होता है, सेलेनोसिस्टीन बनाता है। और कौन सा एंजाइम उसको हेल्प करता है, सेल सिंथेज, सिलेनोसिस्टीन सिंथेज, ओके। इतनी इन्फॉर्मेशन इसके लिए इनफ है। अगर कहीं से टेक्स्ट पढ़ना होगा तो सीधा लेनिंजर उठा सकते हो या फिर वॉटसन उठा सकते हो, ओके। अब आते हैं हम किस पे, पिरोलाइसिन पे। पिरोलाइसिन की बात करें तो ये 22nd अमीनो एसिड है, बहुत पास में ही खोजा गया है। अभी कितने साल हुए इसको ढूंढे हुए, 19 साल, 20 साल हो चुके हैं। 20 साल पहले पता चल गया था कि ये पिरोलाइसिन है, यानी कि बहुत पहले आया है। दिस प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। सिर्फ प्रोकैरियोट्स है, आर्की बैक्टीरिया में खोजे जाने के लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल गया। क्यों? क्योंकि वो रहते हैं बहुत ही एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में, तो हो सकता है कि वो अपने सिस्टम को इतना ज़्यादा एडवांस हैं कि उन्होंने अपना स्टॉप कोडॉन भी यूज़ किया और फिर वो लाइसिन कोड कर लिया, राइट। इसका प्रिकर्सर लाइसिन है, तो इसमें ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में है, इसलिए मैंने PP लिखा है। ओनली प्रोकैरियोट्स पिरोलाइसिन, प्रोकैरियोट्स पिरोलाइसिन। कोडॉन क्या है, UAG। ऊपर वाले का क्या था, UGA, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल अमाइनो एसिड की खत्म हो जाती कहानी। वैसे मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टॉप कोडॉन वैसे कुछ नहीं कोड कर सकता, लेकिन जहाँ आपके सिस्टम को एनर्जी कंजर्व करनी थी उसने सेलेनोसिस्टीन और पिरोलाइसिन जैसे अमाइनो एसिड्स बनाए, और प्लस और भी बन रहे होंगे जिनके बारे में आप लोग रिसर्च करोगे ना। तो एब्जॉर्बेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर हम बात करें तो हमारे जो प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड्स को हम कैसे समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है बहुत बड़ा सा, उसमें से कुछ विजिबल रेंज होती है। तो उस विजिबल रेंज में हम कुछ ही अमीनो एसिड को देख के बता सकते हैं वो किस जो प्रोटीन है उसको आप देख पाते हो बाहर स्पेक्ट्रा में या फिर कलरीमेट्री में। तो वो इस वजह से क्योंकि उसमें एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं, जैसे कि फिनाइलएलेनाइन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये एब्जॉर्बेंस शो करते हैं और इनका कुछ
होता है वेवलेंथ जिसको ये अब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो कहाँ पे पीक दिखाता है फिनाइल एलानाइन 257 नैनोमीटर पे। इसके जस्ट इन दोनों डिजिट्स को आप बदल दो, 57 को 75 कर दो, उस पे जो है वो आपका टायरोसिन दिखाता है और ट्रिप्टोफैन जो है वो 279 पे दिखाता है। ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहाँ पे शो करता है, इसलिए 280 पे आप क्वांटिफाई करते हो क्या, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू 280 नैनोमीटर। इसीलिए आप एब्जॉर्बेंस एट 280 नैनोमीटर इज यूज फॉर डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ अ प्योरिफाइड प्रोटीन। प्योर कर लिया, अभी भी अगर उसमें कुछ इंप्योरिटीज होंगी तो 280 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस की पीक में आपको वैल्यू में थोड़ी सी एम्बिग्विटी दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड की। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अमाइनो एसिड्स की बात कर रहे थे। अब अमाइनो एसिड्स लिंक होंगे, जब लिंक होंगे तो किसी बॉन्ड के थ्रू लिंक होंगे, उसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इस पेप्टाइड बॉन्ड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं कि ना ये सिंगल बॉन्ड है ना ये डबल बॉन्ड है। इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, कितना, अबाउट 40% पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसमें पोलर कैरेक्टर है, पोलैरिटी इसलिए है क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी डेवलप होता रहता है और पॉजिटिव चार्ज भी, और वो इसलिए डेवलप होता है क्योंकि CO और NH के बीच में इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेट करते हैं, इधर जाते हैं इधर जाते हैं इधर जाते हैं इधर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का होना मतलब नेगेटिव चार्ज, नहीं होना मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। रोटेशन इसका रेस्ट्रिक्टेड है, एंगल ऑफ रोटेशन को बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। इस डायहेड्रल एंगल के बेसिस पे हमारे पास सिस अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, ट्रांस हो सकते हैं। तो ट्रांस में सिस हो सकता है पेप्टाइड बॉन्ड और ट्रांस हो सकता है। तो सिस में जो है वो CO और NH ग्रुप जो है सेम साइड पे हैं और ट्रांस में क्या है, ऑपोजिट साइड पे हैं। तो इसमें हिंड्रेंस थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि स्पेस मिल जा रहा है इनको, हमेशा ये रोटेशन पे रहेंगे तो स्पेस मिल जाएगा। अब पेप्टाइड बॉन्ड की एब्जॉर्बेंस कितने पे आती है, 190 नैनोमीटर पे। अमाइनो एसिड्स के कितने पे आती है, 280 नैनोमीटर पे, ठीक है। तो 190 नैनोमीटर पेप्टाइड बॉन्ड के लिए और 280 जो है वो आपके अमीनो एसिड के लिए। ट्रांस और सिस में रेशियो क्या है, 1000 ट्रांस पे 1 सिस मिलता है। सिस बहुत कम बनाता है सेल, क्योंकि सिस में जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। अब ये कैरेक्टर है, अगर आप बॉन्ड लेंथ देखो तो सिंगल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड N की होती है 1.45 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड की होती है 1.35, लेकिन जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है उसकी वैरी करती है इन दोनों के बीच में 1.33 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इससे भी पता चल जाता है कि पार्शियल कैरेक्टर शो कर रहा है। अब आता है आपका रामाचंद्रन प्लॉट। अब रामाचंद्रन प्लॉट से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ अप दे देती हूँ कि ये सिर्फ ये 2D मैप है, 2D मैप है, ठीक है, 3D मैप नहीं है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही प्रिडिक्शन में हेल्प करता है सिर्फ, ठीक है। जब हम बॉन्ड की बात करें कि ये CONH जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड बना, ये एक अमीनो एसिड है और ये एक अमीनो एसिड है, तो कुछ यहाँ पे तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन कुछ प्लेसेस है जहाँ पे रोटेशन अलाउड है, जो कि कॉन्फर्मेशन बनाने में हेल्प करता है। तो वो हुए CC के बीच में होता है साई बॉन्ड, C और N के बीच में होता है फाई बॉन्ड। इसी साई और फाई बॉन्ड की प्लॉटिंग से ये पता करना कि मेरे अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर बन पाएगा या नहीं, रामाचंद्रन प्लॉट है, ठीक है। रामाचंद्रन प्लॉट से आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपके पास मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बहुत सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। तो अब ये रोटेशन अलाउड है या नहीं, उन प्रोटीन से कोई इन अमाइनो एसिड से कोई प्रोटीन बन सकती है या नहीं, वो आप प्रेडिक्ट करते हो रामाचंद्रन प्लॉट से। तो ये 2D प्लॉट है, किसके बीच में, साई और फाई। साई याद करने के लिए लोग बोलते हैं CC है तो C से ही साई बोलते हैं। तो साई जो है वो C और C के लिए यूज होता है, और अगर साइज के लिए यूज होता है तो दूसरा एंगल फाई है तो फाइज के लिए यूज होता है, सिंपल। इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये सिर्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करके देगा, फोल्डिंग कभी नहीं बता पाएगा रामाचंद्रन प्लॉट की, कौन सी फोल्डिंग कौन सा पॉकेट बनना है यहाँ पे, ओके। अब ये N+1 N+2 N+3 का क्या चक्कर है भाई, कि ये एक अमाइनो एसिड जो है वो जब बॉन्ड बना रहा होता है तो अपने से 3 को छोड़ के चौथे के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हो रही है N+4 वाले की, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा था यहाँ पे। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे। जब अमाइनो एसिड्स जो है वो किस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो सबसे पहले आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड्स को अगर आपने ऐसे रख दिया तो बस वो एक के पीछे एक अरेंज हो जाएंगे, उसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपके पास हेलिक्स हो सकते हैं, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, टर्न्स हो सकते हैं, लूप्स हो सकते हैं। लूप्स का एक टाइप होता है टर्न्स, लूप्स को छोटा कर दो वो टर्न बन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मैंने बता दिया अल्फा हेलिक्स बीटा स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं, प्लीटेड स्ट्रक्चर, टर्न्स, लूप्स आ सकते हैं। हेलिक्स में मैंने लिखा है अगर अल्फा है तो लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड दोनों हो सकते हैं। रोटेशन की बात करें तो अभी बात हुई थी कि साई और फाई एंगल्स होते हैं, तो C फाई। अगर साई की बात करें C अल्फा, C के अराउंड जो रोटेशन होती है तो वो वेरी कर सकती है -180 से +180 तक,
ठीक है। टोटल 360 डिग्री घूम सकता है ये, जो आपका बॉन्ड होता है उसके अराउंड जो अमाइनो एसिड्स हैं वो। सिमिलरली Cl(N) के लिए भी है, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा बॉन्ड्स का तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। इससे आप ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपका जो बॉन्ड्स है वो किस तरफ रोटेट कर रहे हैं। अब रामाचंद्रन प्लॉट के अकॉर्डिंग परमिटेड वैल्यूज होंगी साई और फाई की। इसका यूटिलिटी सिर्फ इतना है कि ये पता करने से आप ये पता कर सकते हो, कभी एंटीबायोटिक डिजाइन कर रहे हो, अमाइनो एसिड्स आपके पास ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, ये बायोइन्फॉर्मेटिशियंस के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है, तो वो पता कर सकते हैं कि अच्छा ये ग्रुप यहाँ लाई कर सकता है नहीं, अगर ये ग्रुप यहाँ लाई कर रहा है, एवोल्यूशनली कंजर्व्ड है, तो इससे आपके अमाइनो एसिड्स को हो सकता है कुछ हेल्प मिल रही हो, फोल्डिंग में हेल्प मिल रही है, तो वो सिर्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर तक पता किया जा सकता है रामाचंद्रन प्लॉट से। डिपेंड्स ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन R1 एंड R2 ऑफ साइड चेन, कितने बल्कि हैं। अब ये वाला डब्बा विच इज प्लॉट, ये प्लॉट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको जहाँ से मिलता है वहाँ से भी पढ़ सकते हो, यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसके क्वाड्रेंट्स है, इस क्वाड्रेंट से सबसे पहले वाई एक्सिस देखेंगे जहाँ पे साई प्रेजेंट है, और जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फाई प्रेजेंट है। प्लॉट किया है दोनों के एंगल्स को, जब दोनों के एंगल्स की वैल्यू आप डाल देते हो, रामाचंद्रन प्लॉट मिल जाता है, तो आपको आपकी प्रोटीन का पता चल जाता है कि कहाँ पे लाई कर रही है, उसके अमाइनो एसिड्स के बिन्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये सारी कहानी आपको पता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो होता है, जीरो से कम क्या होता है, माइनस ही होता है, और जीरो से ज्यादा क्या होता है, प्लस होता है। सिमिलरली ये ओरिजिन है, यहाँ पे जीरो होता है, माइनस प्लस, किसका ओरिजिन, एक्सिस का ओरिजिन। तो हमेशा जब भी ये करना पहले आप बना के रख लो, ऐसी चीजें अगर एग्जाम में आ रही है, रामाचंद्रन प्लॉट का क्वेश्चन दिखता है जहाँ पे एंगल पूछ रहा है, आप पहले ये बना के रख लो वहां पे प्लॉट, ठीक है। बेसिकली ग्लाइसिन के लिए जो बनाया गया था वो हमें दिखाया जाता है, हमेशा हमें वही पढ़ाया जाता है छोटी क्लासेस में, तो वही है ये। डी अमाइनो एसिड्स अगर होंगे तो प्लस 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 माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस कैसे आया आपके पास, डी अमाइनो एसिड्स का जो पहला एंगल होता है, यानी कि जो साई एंगल होता है वो माइनस होता है, और जो फाई एंगल होता है वो प्लस होता है, यानी कि ये जो है वो साई एंगल सी और सी के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, और सी और एन के अराउंड क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो एल हेलिक्स है, लेफ्ट हैंडेड की बात करें तो ये दोनों के अराउंड क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। एल अमाइनो एसिड प्रिडिक्ट कर सकते हो आप, अल्फा हेलिक्स इसके जस्ट ऊपर मिलता है, लेकिन वैल्यू ऑफ एंगल्स यही रहेंगी, दिया जा सकता है कि ये थोड़ा ऊपर प्रेजेंट है, ये थोड़ा नीचे प्रेजेंट है। सिमिलरली यहाँ आते हैं तो इसका फाई एंगल और साई एंगल जस्ट ऑपोजिट है, किस क्वाड्रेंट के, ये माइनस प्लस था, ये प्लस माइनस है, यानी कि ये फाई के अराउंड क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, लेकिन साई के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो जो बीटा शीट्स हैं या एंटी पैरेलल बीटा शीट्स हैं वो यहाँ मिलती हैं, लेकिन जो आपकी पैरेलल बीटा शीट्स है उसका रीजन जो है थोड़ा ऊपर है और इसका रीजन थोड़ा सा नीचे है, ये अलाउड रीजन की बात हो रही है। उसके बाद राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, जो कि सबसे कॉमन क्वेश्चन है, इसके दोनों एंगल्स माइनस माइनस होते हैं, यानी कि दोनों के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो ये आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। अब जो मोस्ट एक्सेप्टेड और मोस्ट बायस्ड वैल्यू की बात कर लेते हैं, तो जो मोस्ट मिनिमम वैल्यू आती है साई फाई की प्रोलिन के लिए आती है, क्योंकि इतना बल्कि ग्रुप है ना, घूमेगा भी तो घूमने में भी दिक्कत हो जाएगी इसको, ठीक है। तो सी और सी यानी कि सी अल्फा सी बॉन्ड और सी अल्फा एन बॉन्ड ये रोटेट करेगा, तो ये बल्क है इधर पे, सेकेंडरी अमीनो ग्रुप मैंने बता दिया प्रेजेंट है, उसकी वजह से। मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो वो ग्लाइसिन में मिलेगी आपको, ठीक है। अलाउड रीजन सबसे ज्यादा ग्लाइसिन के होते हैं, 3 रीजन में आता है। क्या होता है कि ये ना ब्लैक का शेड चलता है, ब्लैक थोड़ा सा व्हाइट है, ग्रे, फिर एकदम व्हाइट, तो ब्लैक ग्रे व्हाइट में चलता है, अलाउड डिसअलाउड और मिनिमम अलाउंस जहाँ पे होती है उन रीजन्स की बात हो रही है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड में, जिसका हल्का सा ट्रिविया मैंने पीछे से दिखा दिया था आपको। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर बात करें तो अनब्रांच पॉलीमर है, सिर्फ सीक्वेंस है अमाइनो एसिड्स का, मतलब पढ़े हैं सिर्फ अमाइनो एसिड्स एंड टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, उसमें आप उसकी कैटेगरी बता सकते हो कि अच्छा ओके इसमें बहुत सारे पोलर अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, तो वो हो गया उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बात करें तो उसमें आते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर्स, प्लीटेड स्ट्रक्चर या टर्न्स। टर्न्स का एक टाइप क्या हो गया, लूप हो गया, टर्न को छोटा कर दो लूप हो जाता है। तो अब हेलिकल स्ट्रक्चर में राइट हैंडेड हेलिक्स हो सकता है, लेफ्ट हैंडेड, डिपेंडिंग अपॉन कि वो अमाइनो एसिड्स इस टेल के फॉर्म में किस तरफ को घूम रहे हैं, ठीक है। अगर वो राइट हैंडेड पोलैरिटी शो कर रहे हैं राइट हैंडेड हेलिक्स, लेफ्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। फिर आते हैं प्लीटेड, इसी को खींच दो, एक लाइन के फॉर्म में बना दो, एक्सटेंडेड फॉर्म प्लीटेड शीट, ठीक है। फिर टर्न्स, ये हुए सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अच्छा, एक टाइम पे एक प्रोटीन हेलिक्स भी एक्वायर कर सकता है, वही प्लेट भी एक्वायर कर सकता है, शीटेड स्ट्रक्चर। हेलिक्स कब करेगा, जब उसे आयन चैनल्स फॉर्म करने हैं, हो सकता है शीट बना ले जब उसको चैनल्स फॉर्म नहीं करने हैं, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स में जो आर ग्रुप्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड दी हेलिक्स, ये हेलिकल स्ट्रक्चर में आपको पता चल जाता है।
अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बॉन्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड, एक ही चेन है ना, चेन के अंदर ही बॉन्ड्स बनते रहते हैं इसी चेन के अंदर, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड पैरेलल टू एक्सिस होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, सारे एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। वो मैं आपको कैसे दिखाऊं अभी। n और n+4, n+1 और n+5, n+2, n+6 ऐसे बनते हैं। यानी कि अगर ऐसे आपने अमाइनो एसिड्स लगाए हुए हैं तो इसका 3 अमाइनो एसिड छोड़ के इसके साथ, इसका 3 अमाइनो छोड़ के यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा इसका इसके साथ, तो एक डायरेक्शन में चलते हैं, तो इन्हें डायरेक्शनल बोला जाता है। पैरेलल टू एक्सिस, डायरेक्शनल। साइड चेन इनकी पार्टिसिपेट नहीं करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, सैडली, और अच्छी बात भी है, वरना ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब जो है वो क्या होता है, सबसे कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर किया था लाइनस पॉलिंग ने। इसके लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। अब अगर हम बात करें कि कैटेगरीज किस किस में आपने अल्फा हेलिक्स को डिवाइड किया गया है, तो वो आते हैं नंबर ऑफ अमीनो एसिड पर टर्न पे इनने डिवाइड कर दिया। तो इस बेसिस पे इनके पास 4 टाइप के हो गए, 2.2 बेस 7, 3 बेस 10, 3.6 बेस 13 एंड 4.4 बेस 16। तो ये क्या है? ये ऊपर वाले हैं नंबर ऑफ अमीनो एसिड पर टर्न, एक टर्न में, यानी कि ऐसा अगर स्ट्रक्चर है तो एक जो टर्न है उसमें कितना अमीनो एसिड आपके पास प्रेजेंट होगा वो ऊपर वाली वैल्यू दिखाती है। ये है सबस्क्रिप्ट जिसमें कि ये बताया है कि इतने टर्न में कितने एटम्स प्रेजेंट है, तो 7 प्रेजेंट है। सबसे कॉमन कौन सा है? अल्फा हेलिक्स 3.6 बेस 13। पाई हेलिक्स किसको बोलते हैं? 4.4 बेस 16 को। इसको मैंने ऐसे याद किया था कि 4 × 4 16 होता है। ओके, तो अब कोई भी अलाउड डिसअलाउड की अगर बात करें तो जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ना साई और फाई का, ये लिमिट कर देता है स्ट्रक्चर एक्सेसिबल टू अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। मतलब अगर इसने रोटेट किया, ठीक है, और वो स्ट्रक्चर को ऐसा बना देगा कि वो प्रोटीन अगर अनफोल्डेड है तो उसके लिए एक्सेस करना इजी नहीं है। क्योंकि अगर मान लो कोई प्रोटीन चाह रही है कि मैं 3-4 स्नेक्स जैसी कॉइलिंग कर लूँ, लेकिन ये एंगल्स रिस्ट्रिक्शन शो करते हैं तो उसकी फोल्डिंग बहुत अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पूरी प्राइमरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में होती है कि हमें कैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर में होती है कि हमें कैसे फोल्ड करना है। ओके, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब फाई 90 डिग्री, साई -90 डिग्री डिसअलाउड कन्फर्मेशन शो करते हैं। फिर आते हैं 3 क्वार्टर्स ऑफ पॉसिबल फाई एंड साई कॉम्बिनेशन आर एक्सक्लूडेड बाय देयर स्टेरिक क्लैशेस। मतलब बहुत बार क्या होता है कि साई फाई के 3 कॉम्बिनेशंस इसको एक्सक्लूड कर देता है, तभी हम बोलते हैं कि चौथे में वो लाई कर रहा है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर के लिए, फॉर एग्जांपल बीटा शीट यहाँ लाइक कर रही थी क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंसेस ऐसी थी कि इन तीनों को उसने रूल आउट कर दिया। चलिए अब बात करते हैं हेलिक्स के स्ट्रक्चर की। तो ये जो हेलिक्स का स्ट्रक्चर है जो मैंने बताया है आपके लिए, वो है यहाँ पे 3.6 लिखा हुआ है, तो वो 3.6 इसका जो बेस होता है उसको, सॉरी, बेस के अपर वाला रीजन होता है जिसको कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड पर टर्न दिखाता है। एक टर्न में कितने? 3.6 अमीनो एसिड। अब 0.6 अमीनो एसिड कैसे हो सकते हैं? 60% पार्ट जो है उसका ऊपर वाले टर्न में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं 3.6। ठीक है, अब ये 1.5 एक अमीनो एसिड की, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं हम? ये वाला रीजन होता है 0.15 नैनोमीटर का या फिर 1.5 एंगस्ट्रॉम का। इसको मैं बोलती हूँ हाइट ऑफ एन अमीनो एसिड, और ऐसे बोला जाता है इसको हेलिकल राइज। एक हेलिक्स का राइज कितना है? राइज क्यों है? क्योंकि अमीनो एसिड प्रेजेंट है, तो इसकी अपनी हाइट कितनी है? वही होता है 0.15 नैनोमीटर या फिर 1.5 एंगस्ट्रॉम। अब 1.15 नैनोमीटर 1.5 एंगस्ट्रॉम क्यों लिखते हैं? क्योंकि नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करते हो तो इंटू 10 करते हो। ओके, हर जगह आप यही करोगे। आप देख लेना यूनिट क्या दी हुई है, किस में आंसर निकालना है। अगर नैनोमीटर में आ रहा है आपका आंसर, इंटू 10 करोगे, एंगस्ट्रॉम में आ रहा है तो डिवाइडेड बाय 10 करोगे। ठीक है, अब ये हो गया आपका हेलिक्स के लिए क्या होती है ये वैल्यू 1.5 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.15 नैनोमीटर। अब इसका अप्लाइड फॉर्म देख लेते हैं कि अगर कोई प्रोटीन है उसमें 100 अमीनो एसिड प्रेजेंट है अल्फा हेलिकल फॉर्म में, तो लेंथ क्या होगी? लेंथ के लिए जितने अमीनो एसिड्स दिए हैं मल्टीप्लाई विद इट्स एक्सियल राइज या उसकी हाइट से, एक की हाइट कितनी है उसी हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 इंटू 1.5 एंगस्ट्रॉम कर दोगे तो 150 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। अगर इसी एंगस्ट्रॉम को आपको नैनोमीटर में करना है तो डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे तो ये 15 नैनोमीटर की प्रोटीन की लेंथ आ जाएगी। अब आपको मैं बताती हूँ कि इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म जो है वो बीटा स्ट्रैंड्स होते हैं, इसी को लंबाई में।
अब ये इससे बहुत लंबा दिखेगा, जितना दिख रहा है आपको उससे बहुत लंबा दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक अमाइनो एसिड का जो एक्सियल राइज या हाइट होता है वो 3.5 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ पे कितना था? 1.5, यहाँ पे 3.5 है, यानी कि ट्वाइस से थोड़ा ज़्यादा। तो अल्फा हेलिक्स से बीटा प्लीटेड शीट जो है वो डबल से भी लंबी दिखती है। तो एक तरीके से स्पेस कम करने के लिए भी आपकी प्रोटीन जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर एक्वायर कर सकती है। बहुत बड़े बड़े चैनल्स नहीं लगा सकती वो अपनी मेम्ब्रेन पे, इसलिए वो ये वाला स्ट्रक्चर एक्वायर करती है। तो अब अगर इसी प्रोटीन के लिए निकालना चाहे तो 100 इंटू 3.5 कर देंगे, 350 एंगस्ट्रॉम में है, डिवाइडेड बाई 10 में नैनोमीटर में आ जाएगा, यानी कि 35 नैनोमीटर में। अब जो हेलिक्स है उसका फेवरेट क्वेश्चन है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होता है, मैंने पीछे दिखा दिया। N और N+4 अमाइनो एसिड्स में क्या होता है, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। नंबर ऑफ एटम्स, जो ऊपर नंबर ऑफ एटम्स थे वो कहाँ से कहाँ तक है, पेप्टाइड बॉन्ड के CO से लेके NH के बीच में। यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स है, फॉर एग्जाम्पल 2.2 बेस 7, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इन दोनों के बीच में? 7। ओके, अब अगर जो आपका हेलिकल स्ट्रक्चर है वो राइट साइड कॉइलिंग शो कर रहा है तो वो हो जाएगा राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, और अगर लेफ्ट साइड शो कर रहा है तो वो हो जाएगा लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। ओके, अब राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स में L अमीनो एसिड प्रेजेंट है, यानी कि उनका NH2 ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड में। ठीक, अब ये L अमीनो एसिड जिन्हें राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बनाए हैं उनके कुछ पैरामीटर्स हैं। पहला वो अल्फा हेलिक्स है, दूसरा उसकी जो वैल्यूज हैं एंगल्स की, क्योंकि वो राइट हैंडेड बना रहा है अल्फा हेलिक्स तो उसकी माइनस माइनस में आई हैं। तो उसका साई है -47 और उसका फाई है -57 और लेंथ है 150 एंगस्ट्रॉम की। अगर इन केस आपने बीच में मिरर रख दिया तो क्या चीज़ चेंज होगी और क्या नहीं चेंज होगी? तो इस केस में मिरर रखने की वजह से सिर्फ आपके ये रोटेशंस चेंज हो जाएंगी, ये रोटेशन चेंज होंगी और वो वैल्यू प्लस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही वो प्लस प्लस में कन्वर्ट हो गई तो यहाँ पे अल्फा हेलिकल तो अल्फा हेलिकल रहेगा, लेकिन रोटेशन की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, इसलिए डी अमाइनो एसिड हो जाएगा, रहेगा लेफ्ट हैंडेड ही और लेंथ भी सेम रहेगी। ठीक है, कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं हुआ है? अल्फा हेलिक्स और लेंथ नहीं इफेक्ट हुई है। अगर आपने बीच में इसके मिरर रख दिया है, यानी कि रोटेशन को उल्टा कर दिया है। अब एक क्वेश्चन है कि अगर डी और एल अमाइनो एसिड का मिक्सचर है तो क्या आप एक प्रोटीन बना पाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एल के रोटेशन को डी कैंसिल करेगा, नेक्स्ट एल के रोटेशन को डी कैंसिल करेगा, एल के रोटेशन को डी कैंसिल, ऐसे सब कैंसिल आउट हो जाएंगे रोटेशंस, कोई स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा क्योंकि स्टेरिक क्लैशेस क्या वो घूम ही नहीं पाएंगे, तो एक कन्फर्मेशन नहीं लिख सकते। तो ओवरऑल रोटेशन 0 है, इसलिए स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। अब अगर मान लो आप कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जिसमें कि 20 अमाइनो एसिड है और 70% प्रोलीन डाल दिया उसमें, तो क्या होगा? क्योंकि इमीनो ग्रुप है तो प्रोलीन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, प्रोटीन बहुत रिजिड होगी और स्टेबल नहीं रहेगी, डीस्टेबलाइज हो जाएगी। प्रोलीन को हेलिक्स ब्रेकर कहा जाता है, आप सब जानते होंगे, क्योंकि इसको अगर डाल देंगे, ये हेलिकल स्ट्रक्चर्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है इसका, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिंडर्ड होता है, इसका ग्रुप बहुत बल्की है। ठीक है, अगर सिमिलरली आप अगर ग्लाइसिन से रिप्लेस कर दोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, इतना ज़्यादा किंग्स उसमें डेवलप करने लग जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत छोटा है और उसकी साइड चेन में भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो प्रोटीन अगेन फ्लेक्सिबल हो जाएगी और डिस्टेबलाइज हो जाएगी। तो बात हो गई अल्फा हेलिक्स की, हो गया कि हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या अमाइनो एसिड डालें क्या ना डालें। अब बात करते हैं बीटा प्लीटेड शीट्स की। तो प्लीटेड शीट्स जो होते हैं ये एक्सटेंडेड कॉन्फर्मेशन, ये सब कॉन्फर्मेशन आप याद रखिएगा, एक हेलिक्स को ही शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है या सेल में ही, डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस हेलिक्स शीट में चेंज हो सकता है, इसलिए कन्फर्मेशन दिया है कि वो फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं बोल रहे हैं उसे। एक्सटेंडेड कॉन्फर्मेशन है, अरेंजमेंट पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल भी हो सकता है। पैरेलल दोनों लाइंस ऊपर बनाई है, एंटी पैरेलल में ऑपोजिट स्पिन बनाया है मैंने। ठीक है, एंटी पैरेलल ज़्यादा स्टेबल होते हैं इसीलिए उसमें स्टार बना है। ओनली सिंगल पॉलीपेप्टाइड इज देयर, वही अपने आप में शीट्स बनाती रहती है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस, वहाँ क्या थी? अल्फा हेलिक्स में पैरेलल थी, यहाँ क्या है? परपेंडिकुलर है। याद रखिएगा सॉल्ट ब्रिज कैसे इंटरैक्शंस होते हैं? नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस होते हैं। ठीक है, अब आता है तीसरा स्ट्रक्चर जो कि होते हैं टर्न्स। रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा में आपको नहीं मिलता, अनकॉमन है, लेकिन मैं एक जगह बताऊंगी जहाँ बहुत मिलता है। 4 to 5 अमाइनो एसिड अगर रेजिड्यू पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यह लूप कहलाएगा, लूप, बहुत छोटे टर्न को लूप कहते हैं। यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड से ही इसकी स्टेबिलिटी होती है। हेलिक्स टर्न हेलिक्स कहाँ मिलते हैं? HTH, बाइंडिंग मोटिव्स, कोई भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसके पास HTH हुआ, आया डीएनए पे बैठा, किस रीजन से इंटरेक्ट करता है? हेलिक्स टर्न हेलिक्स थे। तो टर्न्स कहाँ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली मिलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में या ऐसे फैक्टर में जो बाइंड करते हैं। अब मोस्टली जो है आपके ये स्ट्रक्चर जो टर्न्स जिनको बोलते हैं वो सरफेस ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन पे मिलते हैं, क्योंकि इनमें ग्लाइसिन और प्रोलीन बहुत ज़्यादा होती है। ओके, ग्लोबुलर प्रोटीन्स में आपको रिचनेस वैसे भी मिल जाएगी आपके टर्न्स की या लूप्स की। अब टर्न की अगर बात करें तो अल्फा बीटा गामा 3 टाइप के टर्न्स है। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 अमीनो एसिड के बीच में
होता है सेपरेटेड बाय 4 अमाइनो एसिड। इन दोनों के सेपरेशन के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। डायरेक्ट फिगर से समझ लीजिए, अगर अल्फा टर्न की बात कर रहे हैं तो बीच में कितने अमाइनो एसिड होंगे, 4। यहाँ बना है बॉन्ड, मैंने काट के जो बॉन्ड बनाया है। ये बीटा टर्न की बात करें तो बीच में कितने अमाइनो एसिड का गैप होगा, 3। गामा की बात करें तो बीच में कितने का गैप होगा, 2 का। तो ये होते हैं आपके क्या, टर्न्स। टर्न्स जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन में मिलते हैं, जैसे हेलिक्स और टर्न साथ में, हेलिक्स टर्न हेलिक्स, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन में बनते हैं। खुद भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है लेकिन दूसरे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के साथ एक्सेसरी रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर की। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर और ज़्यादा फोल्ड हो जाएगा प्रोटीन। कोवेलेंट और नॉन कोवेलेंट इसमें इंटरेक्शंस पाए जाते हैं या बॉन्ड्स पाए जाते हैं। कोवेलेंट के फॉर्म में आपको डाइसल्फाइड मिलता है। डाइसल्फाइड हो भी सकता है, हो सकता है ना हो। अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड बना रहा है, 2 यूनिट हो सकते हैं, जैसे सिस्टाइन बनाता है तो वो डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनमें। तो वो अगर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, जैसे कि सिस्टीन हो गया, एसएच ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकता है। नॉन कोवेलेंट की बात करें तो नॉन कोवेलेंट में उनके पास होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, जिनको आयनिक इंटरेक्शन या फिर सॉल्ट ब्रिजेस बोलते हैं। इसलिए मैंने पीछे आपको नहीं बताया, क्योंकि ये नॉन कोवेलेंट या फिर आयनिक चार्ज ही होता है जिसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। और प्रोटीन में ही आप सुनेंगे इसको सबसे ज्यादा। और हाइड्रोफोबिक फोर्सेस मेजर फोर्सेस होते हैं किसके स्ट्रक्चर के लिए, टर्शियरी स्ट्रक्चर के लिए। कौन से फोर्सेस, हाइड्रोफोबिक फोर्सेस। आपने बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी कि बहुत सारी लकड़ियां का जो गट्ठर होता है उसमें ज्यादा दम होती है एज कम्पेयर टू एक सिंगल लकड़ी। तो हाइड्रोफोबिक फोर्सेस बहुत छोटे छोटे स्ट्रेंथ वाले फोर्सेस हैं जो कि जब मिल जाते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर देते हैं। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा रोल किसका है, हाइड्रोफोबिक फोर्सेस का। अब एक बहुत अच्छा सा डिफरेंस बताती हूँ डोमेन और मोटिव का। बेसिकली जो आपके डोमेन्स होते हैं, अगर आप टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो उस टर्शियरी स्ट्रक्चर में डिफरेंट फोल्डिंग्स के बाद जो स्ट्रक्चर बने हैं वो है डोमेन्स उसके। यानी कि ये अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं, दोनों स्ट्रक्चर्स दोनों अपनी एक्टिविटी करने में सक्षम है, इसीलिए इसका एक डोमेन बोला जाएगा। इस डोमेन को हटा के हम इसकी क्या करते हैं, कोई एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी चाहें तो हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये रिप्लेसेबल भी होता है। अब बात करते हैं मोटिव्स की। डोमेन जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर का पार्ट है और मोटिव्स जो है वो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर का पार्ट है। व्हाट इज सुपर सेकेंडरी, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। This is helix, you have a turn here, then you have a combination of helix as well as turn. इसीलिए it's not called as a secondary structure, it's called as a super secondary, something which is beyond or supreme to secondary structure, तो super secondary structure। अच्छा, हेलिक्स टर्न हेलिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ। तो बीटा टर्न्स बीटा भी पाए जाते हैं, आपको सर्च करना है कि कहाँ मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर की तो मायोग्लोबिन उसका एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड होता है। क्वाटर्नरी जैसे ही बन जाता है उसके पॉलीपेप्टाइड चेन्स आ जाती हैं। तो 2 चेन्स प्रेजेंट है किसमें, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी में आपको डोमेन्स एज अ टर्शियरी स्ट्रक्चर भी मिल सकता है, तो ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। उसके बाद आप इन सब के लिए मुझे माफ़ कर देना, ये आपको बहुत जगह मिलने वाले हैं क्योंकि आदत। उसके बाद आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर कंटेन मल्टीमेरिक प्रोटीन्स। मल्टीमेरिक मतलब एक से ज़्यादा यूनिट, मल्टी मोर देन वन, मेरिक यूनिट्स। तो ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि होमोमल्टीपल भी हो सकते हैं, जिसमें कि सिमिलर यूनिट्स है दोनों। मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो ये होमो टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा। अगर ABCD है तो हेट्रोमल्टीमर है, नॉन आइडेंटिकल सब यूनिट्स। इंटरैक्शन इनका भी सिमिलर है टर्शियरी के, यानी कि इनमें भी मेजर फोर्सेस कौन से होंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। अब ये क्वेश्चन मैंने देखा तो है एग्जाम में, शायद BARC के एग्जाम में ही देखा है, क्योंकि अदरवाइज ये क्वेश्चन इतना आता नहीं है, पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। डिफरेंट अमीनो एसिड अगर आपको दिए हैं, यहाँ मैंने 5 का एग्जाम्पल लिया है, तो कितने डिफरेंट पेंटापेप्टाइड का कॉम्बिनेशन, मतलब कितने फॉर्म में आपका जो प्रोटीन है वो कॉन्फर्मेशन ले सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि रिपीट ना हो एक भी अमीनो एसिड, अगर रिपीट नहीं होगा तो फैक्टोरियल 5, अगर रिपीट होगा तो 5 to the power 5। जितने अमीनो एसिड है उसकी पावर में उतने ही नंबर्स लिख देंगे आप, तो उससे रिपीट वाला पता चल जाएगा। और अगर नॉन रिपीट तो फैक्टोरियल लेंगे। फैक्टोरियल कैसे करते हैं, जो नंबर लिखा होता है उसको उसके छोटों से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, यानी कि 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये हो गया फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 6 क्या होगा, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। 1 करो या नहीं करो, बात तो सेम ही है। तो नो रिपीट और रिपीट में ज़्यादा बड़ा बनना चाहिए, है ना। अब आते हैं हम किस बात पे, अब आते हैं हम प्रोटीन डीनेचुरेशन पे, ठीक है।
अगर प्रोटीन डिनेचुरेशन की बात करें तो अब आपने अभी अभी प्रोटीन्स बनाए थे, अब तोड़ते हैं, तो लॉस ऑफ सेकेंडरी, टर्शरी एज वेल एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को हम प्रोटीन डिनेचुरेशन बोलते हैं। ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट, जिसमें कि डाइसल्फाइड बॉन्ड आता है, एज वेल एज नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, सारे बॉन्ड्स टूटेंगे लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जो प्रोटीन है वो डिनेचर हो गया तो 190 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस, क्या देख सकते हो यहाँ पे आपको पेप्टाइड बॉन्ड की एब्जॉर्बेंस दिखेगी, तो आपको पता रहेगा कि मेरा प्राइमरी स्ट्रक्चर या फिर अभी भी पेप्टाइड फॉर्म में वो प्रेजेंट है, राइट, कॉज बाय डिनेचरिंग एजेंट। कुछ ना कुछ एजेंट देंगे, उसी से एक्सटर्नली कॉज कर सकते हैं। अब अगर हम डिनेचरिंग एजेंट्स की बात करें तो फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं। अगर वो फिजिकल हैं, राइट, तो जैसे अगर मान लो हमने हीट दे दी, ठीक है, तो डिस्टर्ब नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर नॉट ब्रोकन बाय हीट। डाइसल्फाइड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, हीट से नहीं ब्रेक होंगे, ओके। केमिकल में आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की कहानी बहुत अच्छी है। होता क्या है, अगर आपके सिस्टम में जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है और मतलब आपके जो प्रोटीन है उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट चार्ज प्रेजेंट है, तो जब प्रोटीन का चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इससे न्यूट्रलाइज होना मतलब क्या है, जो सिस्टम है अगर उसमें पीएच कम है और H प्लस आयंस बहुत सारे हैं और माइनस माइनस को न्यूट्रलाइज करता रहेगा, तो एक टाइम आएगा आपकी प्रोटीन कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज की हो जाएगी। जब कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज की हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, जिसकी वजह से वो वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाएगी और वो डिनेचर हो जाएगी। तो ये लो पीएच पे करते हैं। ये प्रोटीन आइसोलेट करने का भी एक तरीका है, लेकिन यहाँ पे यू विल लूज द एक्टिविटी ऑफ योर प्रोटीन, फिर से आपको रीनेचर करना पड़ेगा अपने प्रोटीन को, ओके। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। टेक्निक्स देखिए कहीं से नहीं निकलती, आपके कॉन्सेप्ट से ही निकलती हैं, इसलिए टेक्निक से मत डरिएगा। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस भी करता है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करते जाएगा नेगेटिव चार्जेस को। स्ट्रॉन्ग बेस अगर होगा तो पीएच ज्यादा होगा। पीएच ज्यादा होना मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होना मतलब यहाँ पे प्रोटीन की जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो पूरे डेवलप हो जाएंगे और ये प्रोटीन जो है वो न्यूट्रलाइज, क्योंकि H प्लस प्लस जो है वो खत्म होता जाएगा। जैसे ही प्लस प्लस खत्म होता जाएगा और ये माइनस चार्ज डेवलप कर लेगा स्ट्रॉन्ग बेस पे। ये वही है, पीआई से ज़्यादा पे प्रोटीन नेगेटिव चार्ज की होती है, पीआई से कम पे प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज की होती है। पूरी पॉजिटिव चार्ज की हो गई तो कोई अट्रैक्शन नहीं रहेगा, आपस में रिपल करने लगेगी तो पूरी प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी। प्रेसिपिटेशन ही डिनेचुरेशन है उसका। अब बात करते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, आपके जहां भी इनको एच बॉन्ड दिखेगा उसे एच हटा देंगे, सिंपल कर देंगे इसको। तो बीटा मरकैप्टोइथेनॉल, परफॉर्मिक एसिड, ये जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, ये क्या करते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, क्योंकि SH बनता है, इसको तोड़ते हैं। ये यूरिया सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ती है, वो उसका डायरेक्ट एक्शन है। यूरिया दो एक्शन दिखाती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ तोड़ रही है यूरिया डायरेक्टली, तो वो डायरेक्ट एक्शन है। अगर वो किसी सॉल्वेंट के साथ जा रही है, अगर यूरिया सिंपल डाल रहे हो आप तो डायरेक्ट एक्शन शो करके हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगी। अगर आप किसी सॉल्वेंट के साथ डाल रहे हो तो वो इनडायरेक्ट एक्शन शो करेगी और हाइड्रोफोबिक फोर्सेस को डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगर ऑर्गेनिक, फिर भी यूरिया जो है आपके नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स को ही टारगेट करती है, कोवेलेंट को नहीं करती। देखिए इतना समझ जाइए चीज़ों को कि जब वो याद हो तो उनके रीजंस खुद ही जुबान पे आ जाएं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अगर हम पानी की बात करें तो पानी की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है, 80। क्यों लिखी है, क्योंकि आई है एग्जाम में। अब प्रोटीन सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है। सबसे पहले टेम्परेचर की बात करें, डिनेचर तो कर लिया भाई प्रोटीन को। अब प्रोटीन सॉल्युबिलिटी कैसे देखते हैं, सेल में तो डिसॉल्व फॉर्म में रहते हैं, सेल में पानी है, कितना पानी है, शरीर में 70% पानी है, तो सेल का भी मेजर पोर्शन पानी है। अब आते हैं हम टेम्परेचर की बात करें तो हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन की जो सॉल्युबिलिटी है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो बढ़ती है, वो डिसॉल्व होना शुरू करता है प्रोटीन। पीएच मिनिमम सॉल्युबिलिटी एट पीआई ऑफ अ प्रोटीन। क्यों भाई, सिमिलर रीजन है यार। पीआई पे क्या होता है, चार्जेस डेवलप है नहीं। चार्जेस अगर डेवलप नहीं है तो हमारा प्रोटीन किस तरीके से दूसरों से जाके जुड़े, तो वो जुड़ेगा नहीं, रिपेल करेगा तो वो वहां पे आपको दिखेगा कि ये सॉल्युबल तो नहीं है, ये बल्क फॉर्म में है। अब आप अगर डिसॉल्व करना चाहते हो तो कोशिश करो पीएच कम करो या पीएच ज़्यादा करो। अगर आप पीएच कम कर रहे हो, सिस्टम का एसिडिक बना रहे हो उसको, तो कम पीएच पे क्या होगा, यहाँ पे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और इस तरफ भी अगर पीएच आप बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे भी उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि उस पर चार्जेस डेवलप होंगे। अब सॉल्ट कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो सॉल्ट कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता है उसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। कभी आपने एग बॉईल करते हुए सॉल्ट डाला है, अगर कोई भी आपके घर में एगिटेरियन है या आसपास है या आप खुद हो, तो जब आप एग बॉईल करोगे तो नमक डाल के देखना। नमक डालने से इट्स कवर गेट्स ऑफ वेरी इजीली, और उसका जो डिनेचुरेशन है वो प्रॉपर डिनेचुरेशन जल्दी हो जाता है। तो आप यहाँ पे दोनों फैक्टर यूज़ करोगे। बॉइलिंग के लिए आप टेम्परेचर दे रहे हो और सॉल्ट भी दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे
आपने क्या करना है, उसको प्रेसिपिटेट आउट करना है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि आप बोल रहे हो सॉलिबिलिटी बढ़ रही है, तो प्रेसिपिटेशन की बात कहाँ है? तो एक एंड तक, एक लिमिट तक सॉलिबिलिटी बढ़ती है। 1 मोल आपने डाला सोडियम आयन, सॉलिबिलिटी बढ़ी। जैसे ही आप और ज़्यादा डालोगे ना तो उसे सॉल्टिंग आउट बोलते हैं। वहाँ पे ये सॉल्टिंग इन है, अभी सॉल्युबल होता जा रहा है प्रोटीन, लेकिन जैसे ही इतना डाल दोगे सॉल्टिंग आउट होगी और प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाएगा। मैं दिखाती हूँ। सॉल्टिंग इन, ये है सॉल्टिंग आउट। सॉल्टिंग आउट में क्या होता है, आप डाल रहे थे NaCl, जब तक ग्रुप्स इंटरेक्ट कर सकते थे उनने किया, जब नहीं कर पा रहे हैं तो उनके प्रोटीन खुलने लगती है और उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट बाहर आ जाता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट आपस में क्लिंग हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास पानी भी है मीडियम में, तो ये क्लिंग हो जाते हैं और प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाती है। जैसे एग में होता है, पानी भी दे रहे हैं, टेम्परेचर भी दे रहे हैं, और अगर सॉल्ट भी डाल दोगे तो आपका ये प्रेसिपिटेशन जल्दी होगा। ठीक है, अब ये आपकी प्रोटीन हाइड्रोफोबिक फोर्सेस से अटैच है। ये पूरी चीज़ आप यूटिलाइज करते हो क्रोमैटोग्राफी में। क्रोमैटोग्राफी में जब आप अपना प्रोटीन निकालना चाहते हो तो आप सॉल्टिंग आउट का यूज़ करते हो। ओके, फिर सॉल्टिंग आउट के बाद फिर आपको उसको नेटिव